सारी उम्मीदें और सपने लेकर आप सब जो यहाँ पर आए। आवाज़ थोड़ी तेज़ है, कम है, ओके। ढेर सारे सपने और उम्मीदें लेकर आप सब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, आप सबको मेरा दिल से प्यार। और आज मैं शुक्रिया कर दूं हुड्डा सर को, आयुषी मैम को, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया यंगस्टर्स से, स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट करने का। हम लोग मुझे तो करीब 30 साल हो गए मीडिया में। अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि रिटायर कब होगे, और जब मुझसे पूछते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि भैया पत्रकार की ज़िंदगी जो है ना टायर ना रिटायर, कभी रिटायर नहीं होता पत्रकार। तो मैं कहता हूँ कि भैया ज़िंदगी जब तक है तब तक काम करना है, ठोक के काम करना है, दो टूक काम करना है। तो हम तो रिटायर नहीं होंगे, लेकिन 3 साल बाद, 4 साल बाद मैं इस फील्ड में होऊंगा तो आप में से बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी, बहुत सारे लोगों से बात होगी। तो अच्छा लगेगा कि जिनकी ज़िंदगी का जो पहला दिन था, जहाँ से वो अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे थे, उस पहले दिन आप लोगों से मुलाकात हुई थी, और आप लोगों की जो पहली सीढ़ी थी वहाँ कुछ भी मैं आपको कंट्रीब्यूट कर पाया, कुछ भी आपको गाइड कर पाया, तो अपने आप को खुशकिस्मत मानूंगा। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि आज अब तो मैं रेगुलर नहीं पढ़ाता हूँ। पहले मैं मास कम्युनिकेशन में पढ़ाने के लिए जाता था, कई यूनिवर्सिटीज़ में जाता था, लेक्चर के लिए जाता था, स्पेशल लेक्चर्स के लिए, वर्कशॉप के लिए जाता था। अब ऐसे मौके नहीं आते, अब समय कम हो गया है। लिखने पढ़ने में, जर्नलिज्म में जो समय लगता है उसमें समय कम निकाल पाता हूँ। लेकिन जिस वक्त मैं पढ़ाता था उस वक्त के मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज टाइम्स नाउ में, एबीपी में, सब वहाँ एंकर हैं, रिपोर्टर हैं। जब भी मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे सपने लेकर आप यहाँ आए होंगे। और मैं अभी हुड्डा सर से बात कर रहा था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे हालांकि बहुत सारे लोग ये बताने के लिए मना करते हैं, कहते हैं कि आप अपनी पोल क्यों खोलते हो, लेकिन मुझे इस बात को बताने में कोई हर्ज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने बारे में, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उससे आपको शायद कोई लेसन मिले, शायद आप कुछ सीख सकें। और वो लेसन ये है कि मैंने मास कम्युनिकेशन का, जर्नलिज्म का कोई फॉर्मल कोर्स नहीं किया है, कोई मेरे पास डिग्री, डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन का नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने कोई डिग्री, डिप्लोमा नहीं लिया, लेकिन मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ाने जाता हूं। मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ की जो कमेटीज़ होती हैं, जो उनका सिलेबस डिसाइड करती हैं, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। दिल्ली में आईआईएमसी, जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित और सरकार का संस्थान है, वहाँ पर भी इंटरव्यू पैनल में मैं कई बार रहा हूँ। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जिस सपने को लेकर आए हैं जर्नलिस्ट बनने के लिए, मास कम्युनिकेशन की फील्ड में आए हैं, यहाँ पर पढ़ने से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया। मैं आज जो कुछ भी हूं, जिस मुकाम तक पहुंचा, अपने अनुभव के आधार पर सीख कर पहुंचा। जो मैंने फील्ड में सीखा, जो मैंने काम किया, वो मेरी सब कुछ है, और उसी के आधार पर, वही मेरी डिग्री है, वही मेरा डिप्लोमा है, और उसी के आधार पर मैं यहां तक पहुंचा। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी मैं बैठा था हुड्डा साहब के साथ, तो हुड्डा साहब ने मुझे बताया कि यहाँ का जो स्टडी पैटर्न है वो क्या है। उन्होंने कहा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पर जोर देते हैं, हम लोग लिखने पर ज़्यादा, आप रिपोर्टिंग कर सकें, इन सब चीज़ों पर हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बधाई दूंगा कि आप लोग सही जगह पर हैं, क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़कर, कोर्स पढ़ करके कोई जर्नलिस्ट नहीं बनता। जर्नलिस्ट बनने के लिए, मीडिया में आने के लिए आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सबसे पहली बात आज मैं आपसे जो ये कहूंगा वो ये कि ऑल्दो मैं एक एंकर हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरा दिल जो है वो आज भी पूरी तरह से एक रिपोर्टर का दिल है। जब मैं स्टूडियो से निकल के फील्ड में जाता हूं, रिपोर्टिंग करता हूं, तो उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है एज ए रिपोर्टर काम करते हुए। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जो व्यक्ति वास्तव में एक अच्छा रिपोर्टर है वही एक अच्छा एंकर बन सकता है। और इसीलिए मैं आपसे आज ये कहना
की कोशिश कर रहा हूं, आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सब लोग आज जिस फील्ड के लिए आए हैं, आपके अलग अलग सपने होंगे, उन सपनों को पूरा करना है तो सबसे पहले इस फील्ड को समझना चाहिए कि मास कम्युनिकेशन है क्या, जर्नलिज्म है क्या। समझने की जब मैं बात कर रहा हूं तो मतलब ये कि आप में से सब लोग अपने अपने सबके थॉट्स होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने सपने लेकर आए होंगे, कुछ लोग मुझे नहीं मालूम, अगर ऐसे हैं तो कुछ लोग ऐसे होंगे शायद जो अपने माँ बाप के सपने कंधों पर रखकर यहाँ पर आ गए। क्या ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ? ऐसे तो नहीं है जिनको उनके फैमिली में पेरेंट्स ने, उनके मदर फादर ने कहा नहीं नहीं तुम्हें जर्नलिस्ट बनना है, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, बोलती हो, तुम जर्नलिस्ट बन सकते हो। ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है ना? हाँ, हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, मैं आपसे बातचीत करूंगा और तभी मजा आएगा। सिर्फ भाषण देने नहीं आया हूं मैं। आपको फोर्स किया है क्या किसी ने? मोटिवेट किया। मोटिवेट करना और फोर्स करने में फर्क है। मोटिवेट किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अपने पेरेंट्स के सपने लेकर मत आइएगा, क्योंकि ये होता है हिंदुस्तान में। एक प्रॉब्लम है कि लोग जो है सोचते हैं कि मेरा बेटा ये बन जाए, मेरा बेटी वो बन जाए, और उसके लिए ही पूरी जिंदगी खपा देते हैं। मोटिवेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आज आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं आप में से 3-4 लोगों से कुछ सवाल करूंगा, आप में से जो भी जवाब देना चाहे, कि आप लोग मीडिया में अगर आ रहे हैं, क्या बनने के लिए आ रहे हैं? आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे क्योंकि ये जो फील्ड है इसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, आप कैमरामैन हैं, आप टेक्निकल साइड में हैं, आप एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, आप डेस्क पे रह सकते हैं, मतलब बहुत सारे अवसर हैं। ऐसा नहीं है कि मीडिया में अवसर नहीं है, बहुत सारे अवसर हैं। लेकिन आप पर्टिकुलरली क्या सोच कर आ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। आप में से कोई बताएगा? जी, अपना नाम बताइएगा और फिर बताइएगा आप क्या सोच कर आ रहे हैं, क्या बनने के लिए आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम हार्दिक है और सर मैं पीआर के उसके लिए आ रहा हूँ। आप पीआर, पब्लिक रिलेशंस के लिए आ रहे हैं? ओके, ठीक है, ठीक है, बैठिए। पब्लिक रिलेशन का मैं हूं नहीं, लेकिन एक छोटी सी टिप देता हूं। पब्लिक रिलेशन में, क्योंकि आपसे मेरी बात हुई इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं पब्लिक रिलेशन में मेरा पब्लिक रिलेशन पीआर बहुत खराब है ऑल दो लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे एक ने बताया पीआर के बारे में। उन्होंने बोला कि आप जब पीआर के बारे में सोच तो आज के 10 साल बाद की सोचना चाहिए। और ये सिर्फ पीआर पे लागू नहीं होती, ये बात जो है कि आप 10 साल बाद सोचिए कि आपकी इंडस्ट्री किधर होगी, और 10 साल बाद आपकी जिस इंडस्ट्री में आ रहा है उसके चेहरे कौन से होंगे। जैसे मुझे मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं रिपोर्टर था, फील्ड रिपोर्टर था, तो मैं एक बार रिपोर्टिंग के लिए गया, और उस समय जो है हम बीजेपी की एक मीटिंग थी, और बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हम सब जर्नलिस्टों को ले जाया जा रहा था। और मेरी ट्रेन का जो कूपा था, जो ट्रेन में हमको उस समय तो इतनी फ्लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, आज के मैं करीब 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मेरी जो सीट रिजर्व थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, और उसमें मैं एक व्यक्ति के साथ शेयर करते हुए गया। अपना सफ़र पूरा जो था मैंने एक व्यक्ति के साथ शेयर किया। उस व्यक्ति को शायद आज आप में से कितने लोग जानते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ मैंने पूरा सब शेयर किया, रास्ता शेयर किया, वो व्यक्ति एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता था, छोटा कार्यकर्ता था। उस व्यक्ति का नाम था प्रेम कुमार धूमल। और जिस व्यक्ति के साथ मैंने पूरा सफर बिताया, एक छोटा सा राजनीतिक कार्यकर्ता था वो व्यक्ति कुछ साल बाद जाकर के हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, और आज उनके बेटे अनुराग ठाकुर सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, 5 बार के एमपी हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब सोचते हैं, किसी भी फील्ड में आते हैं, तो हमेशा आपको फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। मैं जिस व्यक्ति के साथ ट्रैवल कर रहा था, मुझे नहीं पता था वो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन मुझे जो ईश्वर ने मौका दिया उसके कारण मेरे उनसे संबंध बने, और वो संबंधों का फायदा मुझे अपनी रिपोर्टिंग में, मुझे अपने जर्नलिस्ट के करियर में मिला।
इसी तरह से आज आप फर्ज कीजिए आप में से कोई व्यक्ति जो है क्रिकेट का रिपोर्टर होता है और उसके सामने एक बड़ा यंग सा प्लेयर आता है और उसको लगता है कि आज यंग प्लेयर के पीछे क्यों भागे, वो तो विराट कोहली के इंटरव्यू के लिए भागेगा। आप ये सोच सकते हैं क्योंकि विराट कोहली बड़ा नाम है, आप सोच रहे हैं कि यंगस्टर के पीछे क्यों भागना है, लेकिन आपको नहीं पता जिस यंगस्टर को आज आपने मिस कर दिया, पता चला 5 या 10 साल बाद वो भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन हो सकता है। और अगर आज आपने उससे संबंध बनाए तो वो संबंध आपको वो लॉन्ग टर्म में पे करेंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार होता है नेटवर्किंग बड़ी जरूरी होती है, चाहे आप पीआर में हो, चाहे वो आप मास कम्युनिकेशन में आए या रिपोर्टिंग में आए, नेटवर्किंग बहुत जरूरी होती है। आपके अच्छे संबंध हमेशा आपको पे करते हैं। तो आज आप स्टूडेंट हैं, लेकिन कोशिश करिए आज से आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड को लेकर के आप लोगों से अपने संबंध बनाएं, अपनी नेटवर्किंग करें, क्योंकि उसके बिना आप अच्छे जर्नलिस्ट नहीं बन सकते, अच्छे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नहीं बन सकते। जी। गुड मॉर्निंग सर, आई एम हर्षिता। आई जस्ट वांट टू से दैट आई विल बी गोइंग इनटू ट्रैवल मीडिया। ओके, ट्रैवल मीडिया, इंटरेस्टिंग। ट्रैवल मीडिया में ऑल्दो आयुषी ना, अच्छा हर्षिता, सॉरी हर्षिता, ऑल्दो ट्रैवल मीडिया को लेकर के न्यूज चैनल में बहुत काम नहीं होता, दुर्भाग्य से। होना चाहिए क्योंकि ट्रैवल एक ऐसा फील्ड है जो जिसमें बहुत अवसर है। लेकिन जो ट्रैवल चैनल्स हैं, इसके अलावा आज की तारीख में मैं ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्टों को जानता हूं जिन्होंने ट्रैवल के बेस पर उन्होंने, हमारे डीडी में ही एक व्यक्ति था, अवनीश से जानती है उनको, है ना, उन्होंने जॉब छोड़ी क्योंकि उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, उनका पैशन था। उन्होंने जॉब छोड़ी डीडी में और ट्रैवलिंग करनी शुरू करी और आज सिर्फ ट्रैवल करके वो आज दुनिया भर में घूमते भी हैं और साथ साथ वो अच्छी इनकम भी होती है। बिकॉज ट्रैवल की लाइन में क्या होता है कि आपके साथ जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे होटल इंडस्ट्री हो या फिर जो है एयरलाइंस हो या फिर बाकी जो कनेक्टिविटी की चीज़ें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं वो आपको जो है मदद करते हैं। वो पेड आपसे बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, आपको होटल्स की चिंता नहीं करनी, आपको टिकट की चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ जाके एक्सप्लोर करना है और उनको अच्छे से दिखाना है। तो ऑफकोर्स ट्रैवल में आप इंडिपेंडेंटली, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी चैनल से जुड़ना है, लेकिन ट्रैवल में एक बड़ी चीज़ ये है कि आपको नई चीज़ें तलाशनी होंगी। मतलब आप सोचो आज अगर गोवा के ऊपर कोई अगर आप रिपोर्ट कर रही हो, कौन इंटरेस्टेड है, गोवा चला गया गोवा, कोई नई चीज आप निकाल कर लाते हैं, कोई नया चीज। जैसे मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिल्ली में ट्रैवल करते हैं और जब वो दिल्ली में बताते हैं दिल्ली में ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो मैं जबकि दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पला बड़ा, मेरे को नहीं पता होता दिल्ली में ये चीजें हैं। तो हमेशा नई चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोगों की आंख से बच गई है तो वो कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज और आपसे कह रहा हूं, देखिए जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं और आप तय कर रहे हैं आपको क्या करना है, तो हमेशा आपकी फर्स्ट चॉइस है वो बहुत अच्छी बात है, एक चॉइस लेकर चलें, लेकिन साथ साथ आप अपना प्लान बी भी तैयार करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लाइफ हमको प्लान ए की तरफ नहीं ले जाती, प्लान बी की तरफ ले जाती है। तो आपके लिए आपकी तैयारी उसके लिए भी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त मीडिया के सामने, और इस वक्त नहीं कहना चाहिए, मैं गलत कह रहा हूं, इस वक्त हर वक्त मीडिया के सामने एक अलग अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं और टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेजी से बदल रही है। जब मैं इस मीडिया फील्ड में आया तब हिंदुस्तान में टेलीविजन इंडस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ अखबार थे, और अखबार थे तो मतलब अखबार में मैंने अखबार से ही अपना करियर शुरू किया। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे मैंने देखा कि अखबार जो हैं उसके जब टेलीविजन इंडस्ट्री आई और टेलीविजन इंडस्ट्री बूम करने लगी, तो मुझे लगा टेलीविजन इंडस्ट्री से अब अखबार से अब टेलीविजन इंडस्ट्री की तरफ चलना चाहिए। तो आपको जो नई चीजें हैं वो सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप जब यहाँ कोर्स करेंगे, आप अपनी डिग्री डिप्लोमा लेंगे, वो पर्याप्त नहीं है, एक बात को ध्यान रखिएगा। ये आपको सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन जो आप यहां से सीख के जाएंगे वो पर्याप्त नहीं है, वहां आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। आपको रोजाना कुछ ना कुछ नई चीजें सीखनी होती हैं। अभी जब आप लोग आएंगे इस फील्ड में तो मालूम नहीं जो एआई है, एआई का क्या इंपैक्ट होगा मीडिया पर, हमें नहीं पता किस तरह से वो टेलीविजन इंडस्ट्री को बदल देगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग एंकर बनना चाह रहे होंगे, लेकिन पता नहीं आज के 10 साल बाद पता चला कि सारे एंकर एआई ही हो गए। ये भी चुनौती हमारे सामने हो सकती है। हालांकि ऑल्दो मेरा ये मानना है, मेरा निजी तौर पर मानना है, एआई कभी भी
इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी टेक्नोलॉजी इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती। और खास करके जो मास मीडिया जर्नलिज्म की फील्ड है, ये दिमाग से जुड़ी चीज़ है, इमोशन से जुड़ी चीज़ है। और जब दिमाग और इमोशन होता है, दिमाग और दिल जहां काम करते हैं, वहां मुझे लगता है कोई टेक्नोलॉजी वहां पर नहीं आ सकती। क्योंकि जो एक व्यक्ति का दर्द जो है, एक व्यक्ति के खुशी जो आप दिखा सकते हो, वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं दिखा सकती, ये मेरा मानना है। लेकिन टेक्नोलॉजी बदलती है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। हमेशा प्लान 1, प्लान ए, प्लान बी तैयार रखिए। अभी मैं हुड्डा सर के साथ बैठा था तो उन्होंने कहा हम ये कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे कई चीज़ें सीखें। ज़रूरी नहीं कि उनको सिर्फ अगर लिखना आता है तो वो कैमरा ना सीखे, अगर कैमरा आता है तो एडिटिंग ना सीखे। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं उनसे जिक्र कर रहा था, सामने एनडीटीवी चैनल चल रहा था, तो मैं उनको बता रहा था कि देखिए एनडीटीवी चैनल में एक समय में, आज के कुछ साल पहले, एनडीटीवी चैनल में सारे कैमरामैन की नौकरी चली गई थी, सारे कैमरामैन को निकाल दिया था। जितने रिपोर्टर्स थे उनसे कहा कि आप मोबाइल पर ही रिपोर्टिंग कीजिए। तो अब जिसको मोबाइल पर जिसको मोजो जर्नलिज्म नहीं आती थी, उसको भी सीखनी पड़ी कि भाई उसको मोबाइल पर ही जर्नलिज्म करनी है, उसको मोबाइल पर इंटरव्यू लेना है, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करनी है। तो होता यह है कि जब आप फील्ड में आते हैं, इंडस्ट्री में आएंगे, तो बहुत सारी चीजें बदलती रहती है, तो आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होगा। मेरे साथ खुद के साथ समस्या क्या हुई, जब मैं अखबार में आया था, तो क्योंकि मैं हिंदी अखबार में काम करता था, और हिंदी अखबार में क्या है, आप हमेशा टेलीविजन में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ऑल्दो बहुत सारे लोग उसको गौर नहीं करते, लेकिन हमेशा टेलीविजन में भाषा बहुत अहम रोल प्ले करती है। आपकी भाषा, आपका डिक्शन, आपका उच्चारण जो है, वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब मैं अखबार में काम करता था, तो अखबार में नुक्ता समझते हैं आप? नुक्ता क्या होता है? नुक्ता, हाँ, जो बिंदी होती है ना, जैसे अगर मुझे बोलना है गाजियाबाद, तो गाजियाबाद नहीं है, वो नुक्ता लगाएंगे तो गाजियाबाद बोलेंगे। जी टीवी है, जी टीवी नहीं है, तो नुक्ता लगाते तो फर्क पड़ जाता है। तो मैं जब अखबार में काम करता था, तो अखबार में नुक्ता नहीं लगाते, हिंदी अखबारों में नुक्ता नहीं लगाते, क्योंकि हिंदी के शब्द वैसे ही चलते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम नुक्ता नहीं लगाते, तो हमें नुक्ते की आदत नहीं थी। लेकिन जब मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में आया, तो फिर जब मैं बोलता था गाजियाबाद, जब मैं बोलता था जी टीवी, जब मैं बोलता था फिर नहीं होता, फिर होता है, फिर कोई शब्द नहीं है, फिर होता है, फिर। तो मुझे जो है ये सब चीजें सीखनी पड़ी, नुक्ता लगाने की आदत डालनी पड़ी। तो उसके बाद जब मुझे आज भी जो है, हालांकि टेक्नोलॉजी जो है सीखनी बड़ी जरूरी है, मुझे आज भी अपनी स्क्रिप्ट लिखनी होती है, तो मैं इंडिक पे टाइप करता हूं। मुझे टाइपिंग आज तक नहीं आती, क्योंकि मैंने टाइपिंग सीखी नहीं, मैं हमेशा हाथ से लिखता था। जब मैं अखबारों में काम करता था, उस वक्त जो है हाथ से लिखी स्क्रिप्ट भी स्वीकार की जाती थी, और मुझे जिंदगी भर टाइपिंग आई नहीं। तो टाइपिंग नहीं है, आज इंडिक है, तो उससे मैं कर लेता हूं, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि नई नई टेक्नोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी। सिर्फ जर्नलिस्ट बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा लिखते हो, अच्छा बोलते हो, तो आपका टेक्नोलॉजी से वास्ता नहीं है। टेक्नोलॉजी से आपका वास्ता पड़ेगा, आपको कुछ हद तक एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, बेसिक एडिटिंग की चीजें सीखनी पड़ेंगी, अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप एंकर बनना चाहते हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मीडिया है, पूरा का पूरा मीडिया अब ऐसा हो गया कि आपको मल्टीटास्किंग आनी बड़ी जरूरी है। तो ये मैं आपसे कहूंगा कि आप क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए मल्टीटास्किंग की तरफ, और साथ साथ प्लान ए के साथ प्लान बी भी तैयार रखिए, क्योंकि हमेशा लाइफ जो है आपके साथ क्या खेल करती है मालूम नहीं होता। आप प्लान ए मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं डीडी न्यूज में एज एन एंकर में एंट्री करूंगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन अचानक जो है जिंदगी मुझे कहां से कहां ले आई, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। तो ये होता है हमारे साथ। तो इसलिए अपने आप को हमेशा ओपन अप रखना चाहिए नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए। और आप में से बताएं, आप में से लोग क्या क्या करना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप क्या सपने लेकर, क्या आप सोच कर इस फील्ड में आ रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी बताइए, खुलकर हम बात करेंगे, देखिए अच्छा रहेगा, इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। हाँ, आप कहना चाहती हैं कुछ? इधर स्टूडेंट कहना चाहते हैं कुछ। सर पहले तो दो चॉइसेस ही हैं, मेरे को इतना ज़्यादा तो था नहीं मास मीडिया में, लेकिन ये दो चॉइसेस हैं, जैसे न्यूज़ एंकर बनना। पर न्यूज़ एंकर बनना जैसे आपने बताया इतना मतलब पॉसिबल नहीं है सबके लिए, क्या पता आगे क्या प्रॉब्लम आए। तो मेरे को इंटरव्यूअर बनना है। दूसरा क्या करना है? इंटरव्यूअर। अच्छा, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज होते हैं या फिर नॉर्मल इंटरव्यूज लेने में मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब उस फील्ड में जाने में मेरे को तो बस यही है। ओके, अच्छा, थैंक यू। आपने कहा बेसिकली आप एंकर बनना चाहते हैं, तो आपने ये क्यों कहा कि मुश्किल है? मैंने नहीं कहा मुश्किल है,
सर एक्सपीरियंस तो बहुत लगता है सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं प्रोनाउंसिएशन है। का सर हाँ? आपने प्रोनाउंसिएशन का बताया सर हाँ, आपने। प्रोनाउंसिएशन का मैंने बताया कि वो चीजें आपको सीखनी होती हैं, वो मैं उस पर डिटेल से बताता हूँ। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो एंकर बनना चाहते हैं? बैठो बेटा। आप में से कितने लोग ईमानदारी से बताओ एंकर बनना चाहते हैं? जरा थोड़ा ऊपर तक हाथ खड़ा करो, मैं गिन सकूं। ओके, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं हाथ नहीं खड़ा करना, लेकिन मैं कह रहा हूँ खुलकर बताना, क्योंकि देखिए मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके 12 13, आप सोच सोच के हाथ खड़े कर रहे हैं कुछ लोग। एक और आ गया 15 ठीक है, ओके 16 16, चलिए 17, धीरे धीरे सोच सोच के। मैंने पता ये सवाल आपसे क्यों पूछा? मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं जानता हूँ ज़्यादातर यंगस्टर जो टेलीविज़न में आते हैं वो एंकर बनने के लिए आते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। आप लोग जो सोच सोच के हाथ खड़े कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा कई बार लगता है कि हम लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, मतलब एंकर पता नहीं क्यों आप सोच क्यों रहे थे इतना? बताओ, इतना सोच क्यों रहे थे कि मैं हाथ खड़ा करूं या नहीं करूं? जो लाइफ में डिसाइड किया है। आपका प्लान बी हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन जो डिसाइड किया आपकी फर्स्ट चॉइस है, तो क्यों उसमें आपको हिचक क्यों हुई? मुश्किल। ओके ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगा होगा कि जिन लोगों ने हाथ खड़े करने में हिचक दिखाई, जिनको ये लगा होगा कि कॉन्फिडेंस की कमी है इसलिए हाथ नहीं खड़ा किया? आप में से कितने लोग हैं? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताओ। कोई ईमानदारी से बताए कि सबको कॉन्फिडेंस है, इसीलिए कॉन्फिडेंस का इशू तो नहीं है ना? हाँ, सॉरी, वो ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि वही थोड़ा सा, लेकिन मैं आपसे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि पहली बात मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे लोग हिचकते हैं, और जो इन्होंने कहा शायद वो बहुत लोगों के दिल में होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आपको बनना है, जो आपको करना है, उसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अगर आप हिचक और जो लोग यहां पर बैठे हैं, जो आपको सिखाने वाले बैठे हैं, उनके सामने तो कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिचक आपको रोकेगी। अगर आपको लग रहा है हाथ उठाऊं नहीं उठाऊं, मैं बताऊं क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होते हैं कि अरे मैंने हाथ उठा लिया तो पड़ोसी मेरा क्या सोचेगा। ऐसा भी लगता है ना कई बार कि लोग सोचेंगे अच्छा एंकर बनना चाहता है ये, शक्ल तो देखो इसकी। ये होता है, कई लोगों के साथ होता है, ये प्रॉब्लम होती है। ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। आज आपको एक छोटा सा लेसन देके जा रहा हूं, क्योंकि आप यहां सीखने आए हैं, इसलिए बता रहा हूं। जो चीज आपको करनी है, सीखनी है, उसमें कभी मत सोचिए कि आपका पड़ोसी क्या सोचेगा, कभी मत सोचिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मैं आज लाइव रिपोर्टिंग करने जा रहा हूं, मैं आज एंकरिंग करने जा रहा हूं, मैं कैमरे के सामने कैसे बोलूंगा, कैसे बोलूंगी, क्योंकि मेरी कोई हंसी तो नहीं उड़ाएगा। इस बात को हमेशा अपने जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि आपका पड़ोसी भी उसी तरह का है जैसे आप हो, वो आपसे सुपीरियर नहीं है। और अगर कोई सामने वाला हंस रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्ञानी है। तो अपने मन से ये पहली बात आशंकाएं निकालिए, तब आप सीख पाएंगे। आपको मालूम है, क्योंकि मुझे इतना साल हो गया एंकरिंग करते हुए, हमारे यहाँ जब भी कोई यंग एंकर आता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं क्योंकि वो आपको काम आएगी। हमारे यहाँ जब भी कोई यंग एंकर आता है, तो जब कोई यंग एंकर आता है तो हमेशा उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो लेट नाइट न्यूज से होती है। उसको रात 12 बजे की न्यूज दी जाती है, और वो 12 बजे की न्यूज दी जाती है ना, तो फिर वो 12 बजे की न्यूज के लिए जब वो आता है तो उसको लगता है आज मेरी पहली न्यूज है, कैसा होगा, कैसे होगी, ये सबके मन में ख्याल आता है। इनफैक्ट मेरे मन में भी आया था जब मैं पहली बार लाइव न्यूज करने जा रहा था। सुबह 7 बजे का वक्त था, मुझे मालूम है शुरुआत के 20 सेकंड मुझे मालूम नहीं था मेरे पैर जमीन पे हैं भी कि नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 एकदम से कैमरा लाइव हुआ और पता नहीं था हम लोगों को कि, मतलब मुझे पता नहीं था, मैं एकदम मम हो गया था, मुझे मालूम नहीं था कि 10 सेकंड तक मैं कहां पर हूं, क्योंकि सबके मन में थोड़ा डर होता है। लेकिन क्या है कि जब कोई यंगस्टर आता है, रात को न्यूज पढ़ने के लिए आता है, वो कहता है कि सर टिप्स दे दो, रात को आके पूछता है सर टिप्स दे दो, आज मेरी पहली न्यूज है। मालूम है मैं उसको क्या टिप्स देता हूं? मैं उसको कहता हूं कि देख, तेरे को रात को 12 बजे की न्यूज मिली है, कोई तेरे को देख ही नहीं रहा होगा। तो अगर, क्योंकि वो ये सोचकर करेगा कि आज मुझे देखेंगे, पता नहीं क्या होगा, मैं सही करूंगा, तो फिर वो जरूर गलत करेगा।
तो मैं उससे कहता हूं देख तेरी रात को 12 बजे की न्यूज है, तुझे कोई नहीं देख रहा होगा, चिल मार, एंजॉय कर, जो तेरे को काम करना उसको एंजॉय करते हुए कर। और जब आप एंजॉय करते हुए करते हो तो फिर आप कर लेते हो। लेकिन आपके जहन में ये रहता है कि मेरे को ये क्या देखेगा, मेरे को वो कौन देखेगा, मेरे को वो कैसे जज करेगा, ये जो जज करने वाली समस्या होती है ना, इसको जहन से निकालिए। तो इसलिए मैंने एक चीज ये कही, तो इसलिए हमेशा इस बात को निकाल दीजिए। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा मुश्किल होता है, देखिए मुश्किल कुछ नहीं होता। और क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों ने कहा मुश्किल पता क्या होता है, मुश्किल ये होता है कि हमें सही से मालूम नहीं होता कि हमें अगर एंकर बनना है या हमको रिपोर्टर बनना है तो हमको करना क्या है। दिक्कत हमारे सामने ये होती है, हमें सही से गाइड करने वाला कोई नहीं होता। अब जैसे जिन जिन लोगों ने हाथ खड़े किए कि वो एंकर बनना चाहते हैं, अगर मैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, एंकर बनने के लिए पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? ऑल्दो बहुत सारी क्वालिटी होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे आज सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, एंकर बनने के लिए पहली क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? जी। हाँ, एवर रेडी, हमेशा अवेलेबल। एवर रेडी से मतलब क्या हुआ? मतलब आपको कभी भी कोई भी ऑन द स्पॉट कोई चीज दे दी जाए या आपको इमरजेंसी में बुलाया जाए कि सर इट इज हैपनिंग, तो उसके लिए एवर रेडी होने के लिए अवेलेबल एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ विद इन योरसेल्व्स कि यस यू हैव टू डू इट एंड यू कैन डू इट एनी टाइम एनीवेयर। तो क्या कॉन्फिडेंट ही जरूरी है? सर स्पीकिंग स्किल्स आपने बोला बहुत सारे एस्पेक्ट्स। हाँ, मैं पहली चीज मैं मैं इसीलिए मैं एवर रेडी को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करना चाहता हूं। मतलब एवर रेडी, मैं एवर रेडी मतलब कॉन्फिडेंस मुझे एवर रेडी करेगा या मुझे क्या चीज एवर रेडी करेगी? सर वही अवेलेबिलिटी एंड हमेशा आप रेडी रहें कि जैसे सपोज इफ आई एम एन एंकर एंड मेरे पास सडनली आया कि सर वी नीड एन एंकर एंड वी नीड समथिंग, इमरजेंसी में कुछ भी आता है या फिर अगर आपका प्रिपेयर्ड भी ऑलरेडी होता है, लाइंड अप होता है, तो यू हैव टू बी अवेलेबल एंड यू हैव टू गिव इट योरसेल्फ आप इनटू इट। सही जा रही हो, लेकिन आप अभी एक्सप्लेन करने में थोड़ा, मैं इसीलिए समझना चाह रहा हूँ एवर रेडी का मतलब क्या होता है। या बीइंग ऑलवेज अवेलेबल। ओके, बैठिए। कोई और? बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छा आता हूँ मैं। दैट बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज कॉन्फिडेंस, है ना? किसने कहा बिलीव इन योरसेल्फ? हाँ, आप हर टाइम अवेलेबल हो, लाइक एक तरीके से। सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि बिलीव इन योरसेल्फ, कि आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि आप कर लोगे। ये नहीं कि आप अवेलेबल हो, अगर वो तो डेफिनेटली है ही, एक पॉइंट तो है ही, बट आप खुद में ही नहीं बिलीव कर रहे हो तो फिर आप बोल ही नहीं पाओगे। तो आपको खुद में बिलीव होना चाहिए कि आप कर सकते हो, आप किसी से लाइक कम नहीं हो, आप लाइक कोई आपसे सुपीरियर भी नहीं है ना। ये बिलीव आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आएगा? सर वो खुद में लाइक आपको खुद से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज समटाइम्स पीपल कॉन्फिडेंस मोटिवेट कैसे यू। बिल्ड करोगे आप? सर लाइक लोग तो आपको डेफिनेटली मोटिवेट करते हैं, बट आपको हर बार कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, तो आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि या यू कैन डू इट। खुद के मोटिवेट करना पड़ेगा। ओके, इधर से कोई कह रहा था, हाँ बताइए। सर एवर रेडी का मतलब मेरे लिए इसकी सारा टाइम अटेंटिव रहना और आपके सेंसेस वर्किंग होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बिहाइंड द सीन्स हम टीपी से पढ़ते हुए लाइक स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, और अगर सडनली वो रुक जाए या नहीं चल रहा, तो आपको इतना अटेंटिव होना चाहिए कि आप ऑन द स्पॉट इतने प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि आप खुद बोल सकते हो। लाइक तो ये मेरे लिए है कि एवर रेडी रहना चाहिए। ओके, पीछे से। सर बेसिकली एवर रेडी का मतलब जब हम लोगों को कोई भी चीज़ आए, कोई भी एक टाइप ऑफ वो है, तो हमारा कोई सेकंड थॉट ना हो और हम लोग उस चीज़ को आगे परस्यू करें विदाउट एनी हेजिटेशंस। एंड जैसे लाइक कोई भी वर्क आया, कोई भी कंडीशंस हो, कुछ भी हो, हम लोग वो चीज़ को आगे जाके परस्यू करें, ना कि उसको कोई इफ एंड बट्स करे या कुछ सोचे। ओके, देखिए एक चीज आपने कहा एवर रेडी, बिल्कुल एंकर को तो हर वक्त एवर रेडी रहना चाहिए, लेकिन एवर रेडी किस चीज के लिए रहना चाहिए? और कॉन्फिडेंस। ओके, प्लीज इनको भी जरा एक बार। सर आई गेस नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, ताकि क्या नाम आपका? वृंदा। हाँ, वृंदा। वृंदा, ओके, हाँ प्लीज Knowledge क्लैप होनी कीजिए चाहिए। इनके लिए। नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, तभी आप एवर रेडी भी हो सकते हो और तभी आप अपने ऊपर बिलीव करके कॉन्फिडेंटली जवाब भी दे सकते हो हर चीज़ का। शाबाश, बहुत अच्छा वृंदा, बहुत बढ़िया। देखिए क्या है,
मैं एक चीज कहना चाहूँ, एवर रेडी आपने कहा आप सही पकड़ रही थी, हमेशा तैयार रहें, लेकिन तैयार आप किस चीज के लिए होंगे, कैसे होंगे? अपने आप को मैं कॉन्फिडेंस का हूं, देखिए कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा महीन सा फर्क होता है। आप कब कॉन्फिडेंट होते हैं और कब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आपको मालूम भी नहीं पड़ता, और हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट आपको मार देता है। जब आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, जब आपको लगता है सब कुछ आपको मालूम है, तो अब आप वहां पर आप खत्म। और कॉन्फिडेंस, हाँ बिल्कुल, आपको अपने आप को बूस्ट अप करने की जरूरत है, आपको कोई बूस्ट अप नहीं करेगा, ये बात सही है। लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? कॉन्फिडेंस, कई बार मैं लोगों से पूछता हूं कि एंकर का पहला क्वालिटी क्या है, तो लोग कहते हैं कि पहली क्वालिटी है कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस होना वो एंकर की क्वालिटी नहीं है, वो किसी भी इंसान की क्वालिटी है भाई, और वो किसी भी प्रोफेशनल की क्वालिटी है। अगर आज आप मेडिकल की फील्ड में जा रहे हो, या आप लेक्चरर हो, आप प्रोफेसर हो, या आप कोई साइंटिस्ट हो, या आप कुछ भी पब्लिक डीलिंग में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, या आप सेल्समैन हो, तो वो तो कॉन्फिडेंस तो सबको चाहिए। अगर एक सेल्समैन में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो क्या सेल क्या खाक करेगा? अगर एक प्रोफेसर में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो क्या 500 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है? तो कॉन्फिडेंस तो मेरा मानना है कि हर इंसान की पहली क्वालिटी है। और वो कॉन्फिडेंस आता कहां से है? एक एंकर को कॉन्फिडेंस कहां से आता है? जब उसके पास नॉलेज होती है, जब उसके पास, वो एवर रेडी कब होता है? जब उसके पास चीजों की जानकारी होती है। अब देखिए मैं पॉइंट पर आ रहा हूं जो वृंदा ने कहा, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बता रहा हूं, असली घटना बता रहा हूं, उसके ऊपर मैंने आर्टिकल तक लिखा था। और वो इंसिडेंट जो है, आपको मालूम है जब न्यूज रूम में क्या होता है, जब कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है, जैसी कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है तो न्यूज रूम की क्या हायरार्की होती है? सबसे पहले चैनल जो है अपने टीवी पर आपको वो ब्रेकिंग न्यूज दिखाएगा, ग्राफिक के साथ बड़ा सा आ जाएगा ब्रेकिंग न्यूज। कई लोग शीशे तोड़ते हैं, कई लोग बजर बजाते हैं, अपना अपना स्टाइल है लोगों को अट्रैक्ट करने का, ताकि क्योंकि लोग आजकल टीवी चला होता है और अपना काम कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं मोबाइल पे, तो जैसे ही वो शीशा टूटता है, बजर बजता है, तो आप देखते हैं अच्छा ब्रेकिंग न्यूज आ गई, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है। तो ब्रेकिंग न्यूज आती है सबसे पहले ग्राफिक के साथ। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है कि एंकर को ही उसके बाद संभालना होता है। ब्रेकिंग न्यूज आ गई, और यह बात देखिए कि एंकर के लिए चुनौती क्या होती है? एंकर के लिए चुनौती ये होती है कि ब्रेकिंग न्यूज तब आती है जब वो स्टूडियो में पहुंच चुका होता है, आप दुनिया से कट चुके होते हो। जब आप बाहर खड़े होते हो, जब आप स्टूडियो में जाने से पहले बाहर होते हो, तो दुनिया कुछ और होती है। द मोमेंट आप स्टूडियो में एंटर करते हो, आपको पता भी नहीं चलता, बाहर दुनिया बदल जाती है। किसने सोचा था कल जो सुबह एंकर जो है, कल 11-12 बजे जो लोग स्टूडियो में एंटर कर रहे थे, उनमें से किसको पता था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाएगा और कल दिन भर की बड़ी खबर? कल सारे एंकर जो हैं वो तैयारी करके गए थे, किसकी? दो चीजों की तैयारी करके गए थे, एक वक्फ जो कानून आने वाला है, और दूसरा जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को कल जो है 5 साल हुए 370 हटाए हुए। तो सारे एंकर को लग रहा था आज की बड़ी खबरें यही होंगी, पार्लियामेंट से वक्फ कानून आ जाएगा या 370 पे कुछ होगा। सारे एंकर्स की तैयारी यही थी, लेकिन कल दिन भर खबर क्या चली? बांग्लादेश। किसी को नहीं पता था। तो जब आप स्टूडियो में एंटर करते हो तो आपको नहीं पता होता बाहर की दुनिया कैसे बदल जाएगी। तो ये एंकर के सामने एक चैलेंज होता है। तो ब्रेकिंग न्यूज भी आती है तो उस वक्त किसको संभालना होता है? एंकर को संभालना होता है। और हमेशा याद रखिए, टीपी पढ़ने वाले, सिर्फ टीपी पढ़ने वाले कभी अच्छे एंकर नहीं होते। कभी अच्छे एंकर नहीं होते जो टीपी पढ़ के होते। टीपी पढ़ना तो बड़ा आसान सा काम है, आपके पास टीपी लगी हुई है, आपने बट 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 पढ़ दिया। लेकिन टीपी पढ़ने वाले अच्छे एंकर नहीं होते, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा एंकर वो होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है। तो जैसे मैंने कहा ब्रेकिंग न्यूज आई तो सबसे पहले आया और ब्रेकिंग न्यूज, उसके बाद एंकर के साथ होता है, एंकर को उसके ऊपर लगातार जो है उसके ऊपर अपडेट देना होता है। ऑल्दो एंकर के पास एक ईपी होता है जिसमें ऊपर से कमांड मिल रही होती है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, लेकिन वो कुछ इंफॉर्मेशन होती है, सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जा सकती। आप बोल रहे हो और सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से दी जा रही है, तो आप सुनोगे या बोलोगे? तो इसलिए थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, थोड़ा बहुत क्लू, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तक ठीक है, मैक्सिमम चीजें आपको खुद संभालनी होती है। तो ऐसी एक दिन एक खबर आती है, अब मैं आपको जो इंसिडेंट बता रहा हूं रियल इंसिडेंट है। ऐसी एक दिन एक खबर आती है, आज के करीब ये 15 साल पहले की खबर होगी। खबर आती है कि बरेली के अंदर जगुआर क्रैश करा। ठीक है, बरेली के अंदर एक जगुआर क्रैश करता है और उसके बाद एक
मैं भी उस वक्त घर में था, चैनल एक देख रहा था, चैनल पर एक एंकर आती है। और अच्छा भाई दी अच्छी बात यह है कि मुझे आप लोगों ने कम से कम इतना निराश नहीं किया। मैं कई जगह जाता हूँ, कई जगह स्टूडेंट बोलते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया एंकर की पहली क्वालिटी क्या होती है, तो कई लोग कहते हैं कि बड़ा उसको बड़ा अट्रैक्टिव लुक्स होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ यार अट्रैक्टिव लुक्स तो मतलब फिल्मों में होना चाहिए, एंकर के लिए अट्रैक्टिव लुक्स का क्या मतलब है। कई लोग कहते हैं जी उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ फिर लता मंगेशकर जी भारत की सबसे बड़ी एंकर होती अगर आवाज़ सब कुछ होती है। तो आपने मुझे इतना निराश नहीं किया, आप लोग टू द पॉइंट रहे, ये अच्छी बात है। यंग जनरेशन की ये अच्छी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें समझता है वो। तो जब वो बरेली में जगुआर क्रैश किया तो मैं एक चैनल देख रहा था, उस चैनल की जो एंकर थी, उस समय क्या हुआ कि अब आपको गैप जो है 24, जब जैसी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो आप मैक्सिमम टाइम चैनल कोशिश करते हैं उस ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर बना रहा जाए। तो जगुआर क्रैश किया, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, उसके बाद एंकर से ये कहा जाता है कि अब आप इस खबर को खेलो, मतलब इस खबर को आपको इसी खबर पे खेलना है, इसी खबर पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो थोड़ी देर बाद उस चैनल पर बरेली का कोई रिपोर्टर या डीएम, वो मुझे इतना याद नहीं है, एक बरेली का डीएम जोड़ा जाता है और कहा जाता है अब आपको इससे लाइव चैट करनी है। अब वो एंकर जो है उस लाइव चैट के दौरान, वो जो रिपोर्टर था या कौन था, उससे पहला सवाल ये पूछती हैं कि भाई ये जो जगुआर क्रैश किया है इसमें कितने यात्रियों के मरने की आशंका है। ठीक है, ये उनका पहला सवाल था, इस जगुआर क्रैश में कितने यात्रियों के मरने की आशंका है। तो आप में से आपको ये सवाल सुनकर कैसा लगा? क्या ये सवाल सही है? क्यों सही क्यों नहीं है? ओके, हाँ, सर हमें एक चीज़ सिखाई जाती है 5W1H, तो आई थिंक वो कवर करना इज अ बेसिक थिंग। तो वो ठीक है, 5W1H होता है वो ठीक है, लेकिन 5W1H जरूरी मतलब आप क्रैश किया तो यहाँ तो 5W में से एक इम्पॉर्टेंट 2 आ ही गया कि बरेली में क्रैश हुआ, जगुआर क्रैश हुआ, ठीक है ना, तो उसके बाद तो उसमें कई W तो आ ही गए, ठीक है ना। सर तो, रीजन, हाँ, रीजन होना चाहिए। रीजन तो किसी प्लेन क्रैश का तुरंत नहीं बताया जा सकता। अगर वो रीजन पूछती तो भी मुझे लगता है कि आप कैसे पूछ सकते हो कि प्लेन क्रैश किया और क्रैश करते आप बताओ क्या हुआ। वो तो महीनों तक नहीं पता चलता कई बार क्रैश करने का, क्योंकि वो ब्लैक बॉक्स ले जाते हैं, पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर वो उसके बाद ब्लैक बॉक्स में जाकर चीज़ें देखते हैं, फिर उसके बाद 1 महीने बाद रिपोर्ट आती है, तब एग्जैक्ट रीज़न पता चलता है। उसके पहले तो स्पेकुलेशन होता है, वो एक स्टोरी अलग चीज़ है। कोई और बताएगा ये सवाल में क्या प्रॉब्लम है? बचने की, सॉरी, बचने की, अच्छा आप कह रहे हैं कि मरने की बजाय बचने का पूछना चाहिए। बचने की तो रिपोर्ट होती नहीं आजकल दुर्भाग्य से कोई भी इंसिडेंट होता है उसमें मरने वालों के आंकड़ों के हिसाब से ही देखा जाता है ये खबर कितनी बड़ी है। हाँ? वो ठीक है, डिसेंट, वो आपकी बात ठीक है कि डिसेंस, लेकिन हम जो न्यूज़ वाले हैं ना, हम सब अपनी डिसेंसी घर रख कर आते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि बड़े इंडिसेंट चीजें करनी पड़ती हैं, सवाल कई इंडिसेंट चीज सवाल करने। सर यात्री नहीं होंगे, पायलट होगा। तालियां बजाइए इनके लिए। क्या नाम है आपका? नितिन चौबे सर। हाँ, नितिन चौबे। नितिन, शाबाश नितिन, बैठो। जैसे नितिन ने अभी कहा ना, जब मैंने ये सवाल सुना तो मुझे सवाल सुनकर बहुत हंसी आई। आप लोगों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम, हालांकि मैंने ये सवाल आपको 15 साल पुराना पूछा था, लेकिन मैं अगर इसको आज रिप्लेस कर दूं और अगर मैं जगुआर की जगह राफेल बोल दूं, तब आपको समझ आएगा कि सवाल में कितनी चूक थी। राफेल क्या है? राफेल क्या है? भारत का फाइटर प्लेन है। तो जिस तरह से आज राफेल भारत का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर प्लेन है, उसी तरह से आज के 15 साल पहले जगुआर और मिग भारत के 2 बड़े फाइटर प्लेन थे, जो भारत के वन ऑफ दी जो फ्रंट लाइन के जो प्लेन थे, उसमें जगुआर और मिग था। आज तो राफेल का हम नाम सुनते हैं ना। तो सवाल यह है कि एक फाइटर प्लेन जो है उसका अगर वो क्रैश करता है तो क्या फाइटर प्लेन में यात्री होते हैं? फाइटर प्लेन में यात्री होते हैं? नहीं होते। फाइटर प्लेन में यात्री नहीं होते, फाइटर प्लेन में सिर्फ और सिर्फ पायलट होते हैं। तो अगर एंकर को यह नहीं पता, मेरा सवाल यह है, अगर किसी एंकर को यह नहीं पता
कि आज के दौर में, मैं 15 साल पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज के दौर में अगर किसी टेलीविजन जर्नलिस्ट को, किसी जर्नलिस्ट को यह नहीं पता कि राफेल क्या है, तो क्या उसके पास किस चीज की सबसे ज्यादा कमी है? उस जर्नलिस्ट के पास नॉलेज की। वो एंकर बहुत खूबसूरत हो सकती है, उसकी आवाज बहुत अच्छी हो सकती है, उसका डिक्शन बहुत बढ़िया हो सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल टू द पॉइंट होगा, लेकिन उसके पास कमी क्या थी? उसके पास लैक था, उसके पास कमी यह थी कि उसको इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसको नॉलेज नहीं थी, उसको इस बात की नॉलेज नहीं थी कि जगुआर इज ए फाइटर प्लेन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक एंकर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके पास बेसिक चीजों की जानकारी कितनी है, और वो आपको हमेशा एक अच्छा जर्नलिस्ट बनाता है। अब मैं अगर आपसे छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा पूछ लूं, आप में से कितने लोग हैं जो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मोबाइल पे न्यूज सर्च करते हैं? ओके, 1 2 3 4 5 6। बाकी लोग न्यूज आपको देखना, सर्च करना जरूरी नहीं लगता? क्यों? अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, और मैं तो यह कहता हूं अगर आप एक इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आपको कम से कम बेसिक चीजों की जानकारी अपने आसपास होनी चाहिए। जर्नलिस्ट के स्पेलिंग क्या होते हैं? JOURNALIST, जर्नलिस्ट। लेकिन मालूम है एक अच्छा जर्नलिस्ट और एक अच्छा एंकर कौन होता है? जो JOURNALIST जर्नलिस्ट तो होता है, लेकिन साथ साथ वो GENRALIST वाला भी जर्नलिस्ट होता है। यानी उसको जनरल चीजों की जानकारी होती है, अवेयर होता है वो जनरल चीजों से। जनरल चीजें क्या है? जनरल चीज ये है कि जगुआर इज ए फाइटर प्लेन, राफेल इज ए फाइटर प्लेन। ये बेसिक जानकारी। अब सोचिए कि कल जो एंकर स्टूडियो में एंटर किया होगा और उसको यह जानकारी नहीं होगी कि शेख हसीना का क्या बैकग्राउंड है, शेख हसीना किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, और शेख हसीना को लेकर के जो एजिटेशन हो रहे थे वो क्यों हो रहे हैं, तो कल क्या वो लाइव सिचुएशन को हैंडल कर पाए होंगे? नहीं, कभी भी नहीं। तो इसलिए बड़ा जरूरी है, मैं हमेशा जितने यंगस्टर होते हैं उनसे कहता हूं, यह बड़ा जरूरी है कि आप जनरल चीजों से अवेयर। अब जनरल चीजों का मतलब यह नहीं है कि आपकी जनरल नॉलेज, मैं आपसे यह कतई नहीं कह रहा हूं कि आप घर जाकर जनरल नॉलेज की किताब खरीद लीजिए और उसका रट्टा लगाना शुरू कर दीजिए कि वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है, पेरू कहां है, पेरू कौन सी डिग्री पर उसका। मैं ये सब जनरल चीजें नहीं, जनरल नॉलेज नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे जनरल अवेयरनेस कह रहा हूं। जनरल अवेयरनेस यानी आपके आसपास जो कुछ हो रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें एक चीज और, बहुत सारे लोग जो हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच कर आए होंगे उनको रिपोर्टर बनना है। कितने लोग हैं जो सोच कर आए रिपोर्टिंग करने के लिए? ऐसे कुछ लोग हैं, ठीक है। जब आप रिपोर्टर बनने के लिए सोचते हो तो आपने कोई बीट सोची अपने लिए कि आप किस बीट पे? पॉलिटिकल, है ना? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच कर आए होंगे कि उनको पॉलिटिकल बीट करनी है, बहुत सारे लोग आएंगे जो सोच कर आएंगे कि उनको स्पोर्ट्स बीट करनी है, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जो एंटरटेनमेंट में होगा। तो जिस फील्ड में आप सोच के आए हो, अब जैसे आप पॉलिटिक्स में सोच कर रहे हो कि आपको, अगर मैं आपसे पूछूं फैजाबाद के सांसद का नाम क्या है, मैं टेस्ट नहीं ले रहा, जनरल एक बात कर रहा हूं, जानते हैं? नहीं जानते। फैजाबाद इस वक्त सुर्खियों में क्यों है? आप जानती हैं? नहीं। ये देखिए प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। हम जो काम करना चाहते हैं, जो हमारा पैशन है, उस पैशन में भी हम पैशन नहीं दिखा रहे। हमें अगर पॉलिटिकल बीट पे जाकर रिपोर्टर बनना है तो हमको आज ही मालूम होना चाहिए, पिछले 3 दिन से देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर अयोध्या का वो रेप केस है जिसमें फैजाबाद के सांसद के करीबी का नाम आया। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर बीते 3 दिन से 2 ही खबर हैं, एक वक्फ बोर्ड की का कानून और दूसरा अयोध्या का रेप केस। ये 2 इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर हैं। तो अगर हम पॉलिटिकल रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो हम पॉलिटिक्स से अवेयर क्यों नहीं? हम क्यों नहीं? इसी तरह से अगर कल को कोई कहता है कि देखिए होता क्या है, कल को कोई कहता है कि जी मैं तो एंटरटेनमेंट
और फिल्मों की रिपोर्टिंग मुझे बड़ा शौक है। मैं सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू लेना चाहता हूं। तो सेलिब्रिटीज के आप इंटरव्यू लेना चाहते हो, आप सलमान खान को जरूर जानते होंगे, क्योंकि सलमान खान को बच्चा बच्चा जानता है, अमिताभ बच्चन को बच्चा बच्चा जानता है। तो उसमें आप सलमान खान अमिताभ बच्चन को जानते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन क्या आप उस व्यक्ति को जानते हो जिसको इस साल का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला है? क्या आप उसको जानते हो जिसकी फिल्म को, जिसके सिनेमा को इस साल का बेस्ट एक्टिंग का नेशनल अवार्ड मिला है? यह डिटेलिंग है। जर्नलिज्म में डिटेलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देखो वो जरूरी नहीं है। आपकी डिटेलिंग होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग आज की तारीख में, अभी पिछले कुछ समय से मेरे सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप बड़े वायरल हो रहे हैं। वो वायरल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कई बार जो है हमारी डिबेट में आजकल मालूम है क्या होता है, हम लोग जब डिबेट करते हैं, जैसे मैं 2-2 के नाम से डिबेट करता हूं, डिबेट में अक्सर नेता लोग झूठ बोल के निकल जाते हैं। वो लोग हमेशा कोई झूठ, कोई उस समय तो कोई बैठा नहीं है चेक करने के लिए, कुछ भी झूठ बोलो निकल जाओ। ये नेताओं की टैक्टिस होती है। तो 2-4 जगह किसी नेता ने झूठ बोला, मैंने उसी समय उसका फैक्ट चेक कर दिया, बिकॉज वो चीजें मेरे जहन में थी, उन चीजों को मैंने पढ़ा हुआ था। और यकीन मानिए, आप आज जो कुछ पढ़ते हैं, सुबह 1 घंटा अगर आप डेडिकेट करते हैं, यकीन मानिए आपका पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता, कभी भी बेकार नहीं जाता। आप जो पढ़ते हैं हमेशा वो टाइम पर आपको नॉलेज काम आती है। इस बात को हमेशा याद रखिए। आपकी जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन आपकी नॉलेज से बिल्ड होगी। वो नॉलेज आपको आज से गेन करनी पड़ेगी, और वो नॉलेज आपको मैम आपकी नहीं बताएंगी। आपको मैम जो यहां पर अखबार नहीं पढ़े रोज आप आएंगे तो चलो भाई 1 घंटा अखबार पढ़ो, ये आपको खुद करना पड़ेगा। वो डिक्शन पे आपके काम कर देंगी, वो आपके वॉइस प्रोजेक्शन पे काम कर देंगी, वो इन सब चीजों पे काम कर देंगी, लेकिन वो आपकी नॉलेज पे कोई काम नहीं करेगा। कोई आपको यहां पर पढ़ाने के लिए नहीं है कि आप अखबार में पढ़िए, अयोध्या में क्या हुआ पढ़िए। ये आपको खुद से करना पड़ेगा। और ये पैशन अगर आपका है, मालूम है हम लोग जब कभी इंटरव्यू में बैठते हैं, हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि अच्छा क्या करना चाहते हो। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, तो बहुत सारे लोग पढ़कर आते हैं। आप तो खैर यंग फर्स्ट ईयर में हो, इसलिए ठीक है, जो भी मतलब आप यंग हो अभी। तो जब लोग स्टूडेंट 3 साल 4 साल की पढ़ाई करके आते हैं और कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर बनना चाहता हूं, तो हम उससे एक पॉलिटिक्स का सवाल पूछ लेते हैं और उसके बाद वो जवाब नहीं दे पाते। तो हमको लगता है कि जो व्यक्ति, जिसका पैशन है, जिसका सपना है, ड्रीम है कि उसको पॉलिटिकल रिपोर्टर बनना है, या जिसका ड्रीम है उसको जो है स्पोर्ट्स का बनना है, अगर स्पोर्ट्स का कोई मेरे से आएगा कहा कि मैं स्पोर्ट्स का जर्नलिस्ट बनना चाहता हूं, तो ये थोड़ी है कि वो आप विराट कोहली के बारे में जानोगे। आपको मनु भाकर के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप मनु भाकर को नहीं जानते तो मेरे लिए आप अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं हो सकते। तो ये डिटेलिंग का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप आज से ही अपनी जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए काम कीजिए, और उसके लिए अपनी नॉलेज गेन करने के लिए काम कीजिए। जो वृंदा ने कहा, जो आप कह रही है, उस सब के लिए प्रिपरेशन हमारी तब होगी जब नॉलेज गेन करेंगे। आज आपको पढ़ना पड़ेगा वक्फ बोर्ड का कानून क्या है, क्यों उसको लेकर इतना विवाद हो रहा है। आज आपको मालूम करना पड़ेगा कि भाई भारत में अगर कोई क्रिमिनल, कोई अगर मान लीजिए कि कोई कहता है कि मैं जी क्राइम एंड जो जस्टिस है उसके ऊपर काम करना चाहता हूं, मैं क्राइम रिपोर्टर बनना चाहता हूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जो नए 3 क्रिमिनल जस्टिस लॉ हैं वो क्या हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें आपकी फाउंडेशन का काम करेंगी। मैं आपसे पहली बार आज मिल रहे हैं तो आपसे सिर्फ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन चीजों पे काम करिए। ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, और ये चीजें जो आज आप पढ़ लेंगे वो आपके लिए जिंदगी भर आपके लिए वही काम आएंगी, और कुछ काम नहीं आएगा। नहीं तो उसके बाद अगर आपके पास नॉलेज है, नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देगा, नॉलेज आपको खबरों से खेलने की ताकत देगा। कई बार खबर जो है लंबे समय तक आप खेल सकते हैं। अब जैसे कल जो है बांग्लादेश के संबंध में कल जमाते इस्लामी का नाम आया। अब जमाते इस्लामी क्या बला है, ये चीजें आपको मालूम होंगी तो आप खेल लोगे। आपको मालूम होगा जमाते इस्लामी क्या चीज है और बांग्लादेश में जमाते इस्लामी का क्या रोल है।
बांग्लादेश में खालिदा जिया क्या क्या, ये सब चीज़ें अब खालिदा जिया को मैंने मुझे खुद नहीं पता था खालिदा जिया इस वक्त कहाँ है, लेकिन खालिदा जिया को हम पढ़ते आए हैं, हमको मालूम है किस तरह की वो नेता रही हैं। कल मैं अचानक से सोच रहा था खालिदा जिया कहाँ है, तब अचानक से एक खबर पे मेरी नज़र पड़ी कि खालिदा जिया जेल में थी, कल उनको रिहा कर दिया गया। अब खालिदा जिया बीएनपी की लीडर हैं जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। शेख हसीना और खालिदा जिया हमने अपने जीवन में 2 ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री देखी है। अब ये मालूम होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं मालूम होंगी तो फिर हमारे लिए डे टू डे जर्नलिज्म करना, डे टू डे इंटरव्यू करना, डे टू डे चीज़ें ये सब एंकरिंग करना, ये हमारे लिए मुश्किल होगा। तो एंकरिंग कतई मुश्किल नहीं है, यकीन मानिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन है तो आप अच्छे एंकर बन सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ एंकर जो है किसी भी चैनल का फेस होते हैं, और अगर आप एंकर बनना चाहते हैं उसमें कोई गलती नहीं है, कोई उसमें गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा एंकर बनने का मौका आपको तुरंत नहीं मिलता, ये बात ज़रूर है, क्योंकि वहाँ लंबी लाइन है और लड़कों के साथ तो थोड़ा सा गड़बड़ी भी होती है, क्योंकि उसमें प्रेफरेंस लड़कियों को दी जाती है एंकरिंग में। ये भी एक लड़कों के साथ थोड़ा ड्रॉबैक रहता है कि लड़कों को एंकरिंग कम मिलती है, लड़कियों को वो, क्योंकि ये जो है टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है वो भी दिखावे की चीज़ है, बहुत कुछ दिखावा भी होता है उसमें, तो वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं मौके नहीं मिलते बहुत सारे, लेकिन हाँ प्रेफरेंस ज़्यादातर गर्ल्स को मिलती है, तो इसलिए उस मामले में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है, पर आपको उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आप रिपोर्टर बनना चाहें, एंकर बनना चाहे, जो भी आपको करना है उसके लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, और आपकी पहली तैयारी है आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जिस दिन आपके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, जिस दिन आप खटाखट चीज़ों को जानते हैं, उस दिन आपको कोई एंकर बनने से या रिपोर्टर बनने से रोक नहीं सकता। और आप एंकर बनने जाएंगे तो आपको हो सकता है रिपोर्टिंग का मौका ना मिले, रिपोर्टर बनने जाएंगे तो एंकरिंग का मौका ना मिले, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आप एंकर बनना चाहते हैं तो आप रिपोर्टिंग भी करिए, क्योंकि एक अच्छा रिपोर्टर जो है, अच्छा फील्ड रिपोर्टर जो है, वो हमेशा एक अच्छा एंकर होता है, इस बात को याद रखिए। आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, आज मुझे इतना कहना था, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा हम कुछ सवाल लें, हमारे पास टाइम है, थोड़े कुछ सवाल लें, क्योंकि मैं इंटरैक्टिव सेशन करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ भाषण दे के नहीं जाना चाहता। मैं आज अगर आपको एक भी चीज़ ऐसी बता पाया जो आपकी ज़िंदगी में काम आ पाएगी तो मैं ज़रूर वो जो कोशिश करूँगा। जी सर, अभी तक आप आज प्राइम टाइम एंकर हैं, तो अभी तक आपको बेसिक, जो एक जर्नलिस्ट को एक बेसिक डिफ़िकल्टीज जो हर एक को फेस करनी पड़ेंगी इंडस्ट्री में आके, वो क्या है? देखिए, बेसिक चीज़ जो है इंडस्ट्री में एज एन एंकर, यस सर, एज एन एंकर, देखिए एज एन एंकर जो है बेसिक चीज़, आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वेल इन्फॉर्म्ड रहना होता है, ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात क्या होता है कि ये जो फील्ड है, इस फील्ड में बहुत टफ कंपटीशन है, कंपटीशन हर फील्ड में होता है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है, आप प्राइम टाइम में हो, आप चैनल के सबसे इंपॉर्टेंट टाइम में हो, और अगर आपने परफॉर्मेंस थोड़ा सा भी गलत किया, गड़बड़ किया, तो आपके पीछे एक लंबी लाइन लगी है जो आपको रिप्लेस करने के लिए तैयार बैठे हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। इसलिए क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपको काम करना पड़ता है। हम लोग अगर इस मुकाम पर पहुंच गए तो ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठ गए, चलो आप तो प्राइम टाइम एंकर हो गए, चलो आप एडिटर हो गए, अब आपको क्या दिक्कत है। जिस दिन आपका ग्राफ जरा सा नीचे जाएगा, उस दिन आपको रिप्लेस करने के लिए 10 लोग तैयार बैठे हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए और इस माइंडसेट से काम कीजिए कि आप जिस जगह पर हैं वहां पर आपको बने रहना है, और बने रहने के लिए आपको मेंटली तो करना पड़ता है, मालूम है, आपको फिजिकली भी फिट होना बड़ा जरूरी है, ये बड़े जरूरी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे चैनल्स में द मोमेंट ये लड़कों को थोड़ी, यहां पर लड़कों को थोड़ी जो है आज़ादी है, यहाँ लड़कियों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। द मोमेंट यहाँ पर गर्ल्स जो होती हैं, महिला एंकर होती है, उनके थोड़े से वेट पुट ऑन होता है, वैसे ही उनको जो है कह दिया जाता है कि भैया अपना वेट ठीक करो नहीं तो ऑफ एयर कर देंगे। तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं, वो सारे चैलेंजेस आपको मीट करने पड़ते हैं। आपको अपना लुक्स पे भी, लुक्स का मतलब ये नहीं कि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत है, मैं ज़िंदगी में आज तक पार्लर नहीं गया, लेकिन इतना तो आपको करना पड़ता है कि आपका हेयर कट ठीक रहे, आपके कपड़े ठीक रहें, उतना तो आपको लुक्स पे काम करना पड़ता है। आपको अपने नॉलेज और उस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो करना। तो ये डे टू डे की चीज़ें हैं जो आपके लिए जो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। जी
गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विधि अग्रवाल है। क्या नाम है? विधि। विधि। Yes, अपना sir. नाम ना थोड़ा कॉन्फिडेंस और ऐसे बोलना चाहिए कि सामने वाले का एक झटके दूसरी बार ना पूछना पड़े। अपना नाम कहने में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं? मेरा नाम विधि है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक रिपोर्टर जो होता है उसको जब वो जगह जगह रिपोर्टिंग करने जाता है, अलग अलग सिचुएशंस में जाता है, तो उसको इमोशंस दिखाने होते हैं अपने फेस पे, ताकि जो सामने वाला बंदा आपकी न्यूज़ देखे वो समझ सके कि वहाँ पे हुआ क्या है। और वहीं एक जो एंकर होता है, अगर वो एक डिबेट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो बीच में दो जनों के बीच में अगर डिबेट कर रहा है तो वो मीडिएट कर रहा होता है वो डिबेट, ताकि वो आगे ना बढ़े। तो उसे वहीं पे इमोशंस को अपने थोड़े कंट्रोल करना पड़ता है, वो साइड नहीं ले सकता किसी की, बायस नहीं हो सकता। आपको लगता है एंकर आजकल बायस नहीं होते? होते हैं सर, लेकिन वो सर फिर वो एथिकली नहीं आता है। जर्नलिज्म में बायसम तो होती है, लेकिन दैट इज नॉट एथिक। तो मेरा क्वेश्चन तो ये था कि जैसे आपने बोला कि एक रिपोर्टर ही एक अच्छा एंकर बन सकता है, तो इन दोनों चीज़ों में अगर हम फ़र्क देखें तो वो फ़र्क कहाँ आता है? ओके देखो विधि, ऐसा होता है, बैठ जाओ बेटा। देखो विधि, ऐसा होता है, पहली बात ऐसा नहीं होता कि एंकर बायस नहीं होता, और ऐसा भी नहीं होता कि एंकर जो है इमोशनल नहीं होता और रिपोर्टर इमोशनल नहीं होता। हम लोगों को इमोशनल बनने की ज़रूरत नहीं है, हमको इमोशन लाने की ज़रूरत नहीं है। वी आर ह्यूमन बींग्स। हम लोग को इमोशन हमारे अंदर होता है, कुछ चीज़ होती है तो हमारे साथ हो जाता है ऐसा। और एंकर देखिए, अब पहली बात दो चीज़ें समझ लीजिए, एक रिपोर्टर होता है, एक एडिटर होता है। अखबार में दो इंपॉर्टेंट, या अखबार चैनल में दो चीज़ें होती हैं। जो रिपोर्टर, जब आप रिपोर्टर हैं तो आप रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर का काम सिर्फ रिपोर्ट करना है। वहां पर आपका मत जो है, आपकी जो थॉट है या आपकी बायसनेस है वो नहीं दिखनी चाहिए, बिकॉज आप एज ए रिपोर्टर हैं, एथिक्स ये कहती हैं। लेकिन जब आप एडिटर हो जाते हो तो एडिटर का काम ही एडिटोरियल लिखना है। तो एडिटोरियल जब आप लिखेंगे या एडिटोरियल आप टीवी पे कहेंगे तो आपका जो भी मत होगा, मान लो एक घटना घटी, उसको लेकर मेरा कोई मत है कि भाई ऐसा होता है, तो वो आपकी दिख जाएगी, वो आप अपने विचारों में लाते, एडिटर लाता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जब तक आप रिपोर्टर हो, इस एथिक्स का ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ रिपोर्ट करनी है। आप फील्ड में गए, फील्ड में आपने ये पक्ष वो पक्ष दोनों पक्ष दिखा दिए, उसके बाद पब्लिक का काम है तय करना कि कौन सही है। एक एंकर का भी यही काम है, लेकिन एंकर आज की तारीख में होता नहीं ऐसे। और एक बात और मैं बता दूं, ये जो आजकल आप जब फील्ड में आओगे ना, तो आपके सामने एक सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि आपको आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपको एक बैलेंस रिपोर्टर या बैलेंस एंकर आप कैसे बने। इसलिए है क्योंकि आप जब बैलेंस काम भी कर रहे होंगे तो कोई उठेगा और आपको कह देगा ये गोदी मीडिया है, कोई उठेगा कह देगा ये चरण चुंबक है, कोई उठेगा कहेगा चमचा पत्रकार है। अरे आपका काम, अगर आप सच को भी दिखा रहे हैं तब भी आपको लोग लेवल करेंगे। ये आज की तारीख में ट्रेंड हो गया है। हिंदुस्तान की जो जर्नलिज्म है, जो पत्रकारिता है, वो इस वक्त दो फांकों में बट चुकी है, पूरी तरह से बटी हुई पत्रकारिता है। लेकिन मैं इसको पर्सनली गलत नहीं मानता, क्योंकि पहले एक तरफा चीज थी, अब दो तरफा है। और कोई चीज दो तरफा होती है तो आपको दोनों तरह के व्यू मिल रहे हैं। जैसे कल बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, बहुत सारे पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी की जीत हुई है, वहां की तानाशाही प्रधानमंत्री को हटा दिया है। एक ऐसा भी पत्रकार का वर्ग है, एक ऐसे भी पत्रकारों का वर्ग है जो कहता है कि बांग्लादेश में जिहादी ताकतों ने वहां पर टेक ओवर कर लिया, क्योंकि वहां की प्रधानमंत्री चुनी हुई प्रधानमंत्री थी। जो लोग वहां पर अब कर रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। तो दोनों तरह के वर्जन है। ऐसे में आपको बैलेंस रहना, आपको अपना पक्ष बनाना बड़ा जरूरी है। आपको जब तक आप रिपोर्टर, आपको कोई पक्ष बनाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ दिखाइए ये पक्ष है, ये पक्ष है, बात खत्म। और एंकर होता है, बायस होता है। रिपोर्टर इमोशनल की, मैंने बहुत रिपोर्टिंग करी, इमोशन आ जाते हैं, इमोशन आ जाते हैं। मुझे हमारी एक बहुत सीनियर एंकर थी, आप अगर कभी गूगल करेंगे, नीलम शर्मा, मेरे से सीनियर थी, हमारी वन ऑफ द बेस्ट एंकर थी। हम लोग रोज एक साथ मिलते थे, रोज बात करते थे। सडनली एक दिन उनकी डेथ हो गई, और उस दिन जब उनकी डेथ हुई, सुबह डेथ हुई, शाम को मुझे कहा गया कि आपको उन पर शो करना है। हम इंसान है ना, द मोमेंट मैंने उनके बारे में कहना शुरू किया, आपके इमोशन निकल जाते हैं।
आई वॉज लिटरली ऑन स्क्रीन, मुझे अपने आंसू कैसे, कई बार हंसी आ जाती है हमें ऑन स्क्रीन, कई बार सामने वाला कुछ ऐसा बोल देता है कि बड़ी मुश्किल से हंसी रोकनी पड़ती है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि इमोशन आपके नहीं होते, इमोशन होते हैं आपके, वो दिख जाते हैं। और बायसनेस भी होती है, लेकिन बायसनेस में क्या, एडिटर की एक हर चीज को लेकर एक अप्रोच होती है, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो आ जाते तो कुछ गलत नहीं है। हम भी कई बार इमोशनल हो जाते हैं। कई बार मैंने बहुत लोगों को डांट दिया अपने उसमें डिबेट के अंदर, क्योंकि मुझे लगा ये क्या फालतू बातें कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए कायदे से। एक 2-3 बार ऐसा हुआ, मुझे अपने गेस्ट को स्टूडियो से बाहर का रास्ता, मैंने कहा गेट आउट, नहीं करना चाहिए, मेरा दिल से मानता हूं नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि आप इतनी सब चीजें हो रही हैं, इसलिए इमोशन पर कंट्रोल रखना कई बार मुश्किल होता है। पर एज ए रिपोर्टर आप खुलकर रिपोर्टिंग करो, इमोशन आते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप किसी गरीब आदमी का जिसका घर टूट गया, अगर आप उसके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अगर आपके इमोशन आ जाते हैं तो वो गलत नहीं है। आप उसका दर्द अपने दर्द के साथ अगर आप दुनिया को दिखाओगी तो मुझे लगता है कि वो अच्छा है, वो खराब नहीं है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई और सवाल? नमस्कार सर, मेरा नाम वंश वधावन है और मुझे सवाल पूछना है। आपने वंश, अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसलिए मैं टोक रहा हूं। नमस्कार नाम का कोई शब्द नहीं होता, सही शब्द होता है नमस्कार। नमस्कार सिर्फ आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग अमिताभ बच्चन भी नमस्कार बोलते हैं, वो ठीक है क्योंकि आदत हो जाती है सबकी, लेकिन सही शब्द नमस्कार होता है। जी नमस्कार सर, मेरा नाम वंश वधावन है और मेरा सवाल ये इस चीज़ से है। आपने नॉलेज की बात की थी कि पत्रकार को, चाहे एंकर हो चाहे रिपोर्टर हो, उसे नॉलेजेबल होना चाहिए। पर आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं कि जो नॉलेज अब आ रही है वो बटी हुई है। कोई कहता है ये चीज़ हो रही है, कोई कहता है वो चीज़ हो रही है, और ये टाइम ऐसा भी है कि थोड़ी सी भी पहले न्यूज़ आई है वो भी बासी हो जाती है कि नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पे कैसे अवेयर रह सके और सही नॉलेज रख सके अपने साथ? शुक्रिया। ओके, देखो एक तो चीज ये है कि आपने कहा कि जो आप कह रहे हो ना कि बटी हुई, जो बटी हुई होती है वो नॉलेज नहीं होती, वो थॉट होता है, वो विचार होता है। अगर मैंने कहा ना नॉलेज या जो खबर क्या है, खबर यह है कि बांग्लादेश में वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, सेना ने वहां कहा कि आप 45 मिनट में निकल जाइए और वहां तख्ता पलट हो गया, खबर यह है। लेकिन वो प्रधानमंत्री तानाशाह थी या चुनी हुई थी, इसको लेकर जो डिबेट हो रही है वो विचार हैं, वो अपने अपने थॉट हैं, उसमें कोई फैक्चुअल चीज नहीं है। फैक्चुअल तो यही है ना कि उनको वहां से निकलना पड़ा बिकॉज वहां अनरेस्ट था, वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और वहां अनरेस्ट के बाद जो है वहां पर उसको छोड़ना पड़ा। तो विचार हमेशा बटे हुए होते हैं, नॉलेज और इंफॉर्मेशन कभी बटी हुई नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिए। पर दूसरा सवाल आपका क्या था? सॉरी। हाँ, जानकारी बहुत आती है। देखिए उसके लिए आपको ना मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्स हैं, तो आज की तारीख में अखबार टेलीविजन से ज्यादा इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे है। मुझे जो चीजें अखबार से या टेलीविजन से नहीं पता चलती वो मैं एक्स पे जाता हूं तो मुझे मिल जाती है, बिकॉज एक्स पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी जगह है, आपको सिर्फ देखना है इंफॉर्मेशन आप कैसी लेना चाहते हो, कहां से। आपके पास सोर्सेज की कमी नहीं है इंफॉर्मेशन देने की, तो नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन उसके सोर्स भी बड़े सारे हैं। आपको उस सोर्स पकड़ना है, उस सोर्स को आपको फॉलो करना है, उस सोर्स पे आपको स्ट्राइक करना है, ये मेरा मानना है। हेलो सर, माय नेम इज़ हरसिमर। सर जैसे कि हम कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाते हैं, फील्ड रिपोर्टिंग में जाते हैं, तो हमें बहुत सर्कमस्टांसेस झेलने पड़ते हैं। रिपोर्टर्स, कभी बारिश हो रही होती है या फिर किसी कहीं पे प्रोटेस्ट चल रहा होता है, तो उनको बहुत डिफ़िकल्टीज झेलनी पड़ती है उस चीज़ को कवर करने के लिए। उनको इंस्टेंट कॉल आ जाता है कि आपको यहाँ रिपोर्ट करने जाना है, तो उनके लिए एक ऐसी कौन सी बेसिक या इंपॉर्टेंट स्किल होनी चाहिए जो ग्राउंड रिपोर्टर्स को अपने दिमाग में रखनी चाहिए? ओके, देखो पहली बात तो यह है कि चैलेंजेस आपको आएंगे, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए, और आपको थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको उसका जब आप फील्ड में उतरते हो आपको पहले से अंदाजा होना चाहिए किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं।
आपको जब रिपोर्टिंग करने भेजा जाएगा। जैसे मैंने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग करी, और जब जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग करी तो बहुत सारे इंसिडेंट मेरे साथ हुए। मेरी गाड़ी पर एक बार पथराव हुआ, एक बार मैं जिस होटल में था वहाँ पर रात को जो है वो सरेंडर्ड मिलिटेंट आ गए किसी को ढूंढते हुए, ये सब कुछ हुआ। कई बार जो है ऐसा हुआ कि वो, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि आप जिस जगह पे जा रहे हो वहाँ चैलेंजेस क्या हैं, और आपको ये सोचना चाहिए कि पहले से थोड़ा तैयार हो कि अगर इस तरह का चैलेंज आएगा तो आप क्या करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ना आपको आपका अनुभव सिखा देता है, एक्सपीरियंस सिखा देता है। आपको मालूम है मैं एक बार किडनैप भी हुआ हूँ 6 घंटे मैं किडनैप था, मुझे 3 हथियारबंद लोगों ने किडनैप करके रखा था, मैं 6 घंटे उनके साथ था। एक पिस्टल यहाँ लगी थी, एक पिस्टल यहाँ लगी थी, और मैं उनके साथ 6 घंटे था। अब वो जो 6 घंटे थे, मैंने सोचा थोड़ी था कि मैं किडनैप होऊंगा। कई बार आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, देखिए एक बात जो मैंने जिंदगी में सीखा है, आपको अपना जो कूल कभी नहीं खोना चाहिए। आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना आना चाहिए। गुस्सा, मैंने ऑल्दो कहा कि हम इमोशनल हैं, इमोशन हमारा निकल जाएगा, लेकिन हमको इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम रोएंगे तो कहां तक रोएंगे, हम हंसेंगे तो कितना हंसेंगे, हम गुस्सा करेंगे तो कितना करेंगे। इतना कंट्रोल जो है आपको आना चाहिए। जिस वक्त मैं किडनैप हुआ मुझे नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, लेकिन अगर मैं वहां से उस कंडीशन से निकल के आ पाया तो सिर्फ इसलिए आ पाया क्योंकि समहाउ मैंने अपने इमोशंस पर उस वक्त कंट्रोल करके रखा था, और मैंने उस वक्त जो मुझसे जानकारी पूछी गई वो मैंने जानकारी गलत बताई। प्रेजेंस ऑफ माइंड कई बार होता है आपको, तो मैंने उनसे, अगर बाद में जब मैं वहां से छूट कर आया तो मुझे पुलिस वालों ने कहा कि अगर आप बता देते आप जर्नलिस्ट हो तो ये लोग आपको मार देते, बिकॉज उनको लगता ये जर्नलिस्ट है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा, हमको गिरफ्तार करवा सकता है। तो मैंने उनको पता ही नहीं लगने दिया कि आई एम ए जर्नलिस्ट। तो ये चीजें जो हैं आपको उस समय करनी चाहिए। जिस वक्त मेरे होटल में कश्मीर में सरेंडर्ड मिलिटेंट घुसे तो वो किसी को ढूंढ रहे थे। जब वो ढूंढ रहे थे तो जब उन्होंने मेरे दरवाजे पे नॉक किया तो मेरे दिमाग में पहला सवाल यह है कि अगर मुझे यहां से भागना पड़ा तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने पहले अपने बाथरूम में जाके देखा और देखा कि कहां पर, मैं दूसरे माले पर था। तो मुझे लगा कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो मैं इस दूसरे माले से छलांग लगा लूंगा। मेरे मन में एक ख्याल आया, मुझे मालूम था अगर दूसरे माले से छलांग लगाऊं मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। मैंने कहा लेकिन कुछ तो, उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे, मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूं। तो आप मोबाइल नहीं है, आप होटल में एक ट्रैप हो, बाहर जो है सरेंडर्ड मिलिटेंट गन लेकर घूम रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं, और आपको नहीं पता कि आपको भी ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे, जिसको ढूंढ रहे हैं वो आप हो। तो जब वो मेरे रूम में आए तो मैंने सबसे पहले उनसे यही कहा, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, क्योंकि कश्मीर के अंदर का नॉन कश्मीरी जो है रह रहा है तो किसी पर्पस से आया होगा ना। लेकिन मेरी उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम किया, मैं, क्योंकि उस वक्त मोबाइल फोन नहीं थे तो मैं फोन करने के लिए रोज एक बूथ पे जाता था। तो उस बूथ पे मेरे से पहले एक लड़का खड़ा था, वो बात कर रहा था। तो मैंने उससे ऐसे पूछा तो वो कश्मीरी गेट से आया हुआ था, मोटर पार्ट्स का काम करता था वो। तो वो मोटर पार्ट्स का यहाँ पर सप्लाई करने के लिए आया था, मोटर पार्ट्स के वो करके। तो मैंने जब मेरे से पूछा तो मैंने छूटते ही बोला, मैं कश्मीरी गेट में मोटर पार्ट्स का काम करता हूँ। मैंने ये नहीं बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको ये चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को कैसे सामना करना है, कुछ अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से कुछ चीज़ें। और हाँ, एक बात और बड़ी ज़रूरी होती है, अगर आप टेलीविज़न रिपोर्टर हो, आपका काम है कि आप अकेले नहीं भागोगे बचने के लिए, आपकी टीम है। आप अपनी टीम को नहीं छोड़ के भाग सकते कि आप भाग जाओ कैमरामैन को फंसा दो, ऐसा नहीं होता। तो आपको हमेशा ये कलेक्टिव कोशिश करनी चाहिए कि आप टीम के साथ कैसे सुरक्षित निकल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, आए दिन होता है, लेकिन वो चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए कि क्या चीज़ है। कई बार रिपोर्टर झूठ बोलते हैं, कई बार बाइट लेने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि सामने अगर आप बोगे, कई बार इंटरव्यू जब हम लेते हैं ना तो इंटरव्यू हमको पता होता है साउंड बाइट हमको ये लेनी है, लेकिन हम सीधा साउंड बाइट पे नहीं आते, क्योंकि साउंड बाइट हमको पता है सीधा आएंगे तो वो गोलमोल जवाब देगा, पहले उसको उलझाया जाता है एक दो सवालों में। तो ये सब चीज़ें जो आपको अनुभव के साथ आती हैं, कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आप सीख जाते हैं। पर यह है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आपको जरूर आना चाहिए, इतना मैं जरूर कहूँगा। ठीक है जी सर, हाँ। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग या पॉलिटिकल न्यूज़ एंकर बनना एक पॉलिटिक्स से बहुत वास्ट फील्ड है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। एंड इट्स लाइक कि हिस्ट्री में भी इतना है, एंड प्रेजेंट में भी इतना है कि आप शायद नॉलेज तो ले लोगे बट आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उतना सब कवर नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड यू आर अ ह्यूमन बीइंग। तो सर, जब इमोशंस की बात आती है तो पॉलिटिक्स में
ठीक है, हर एक इंसान का एक पर्सनल ओपिनियन होता है कि अगर मैं मॉडरेट हूँ तो मैं मॉडरेट, कोई राइट विंग को सपोर्ट करता है, कोई लेफ्टिस्ट होता है, ठीक है, बट व्हेन यू आर एन एंकर और यू आर अ रिपोर्टर, तो उस चीज़ में इमोशंस को पीछे रख के आपको आई थिंक ये दिखाना होता है कि एक्चुअली व्हाट इज़ राइट, या यू हैव टू बी अनबायस्ड। सो उसके अंदर भी खुद से डील करने के लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं, कई बार आपको अपने एथिक्स और मोरल्स को पीछे रखना होता है। तो सर उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि वो एथिक्स और मोरल्स पीछे रखना ठीक है या नहीं है? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप एडिटर हो, संपादक हो, अगर आपको चैनल ने आपको संपादक की जिम्मेदारी दी है, और हर चैनल की एक एडिटोरियल लाइन होती है, आपको मालूम होना चाहिए जिस चैनल में आप काम कर रहे हो उसकी एडिटोरियल लाइन क्या है, और आप वहाँ पर एडिटर इसलिए बने क्योंकि आप चैनल की एडिटोरियल लाइन जानते हैं। तो अगर आप एडिटोरियल लाइन जानते हैं और आपके पास एक एडिटर का विजन है, तो आप सही गलत क्यों नहीं बताओगे? ये आपका काम है लोगों को बताना। एडिटोरियल अखबार के पढ़ो, उसमें लिखा होता है कि ये बड़ा सही हुआ, ये बड़ा गलत हुआ, सब कुछ लिखा होता है, क्योंकि एडिटर के पास यही उसके पास उसको जॉब है। अगर गलत हो रहा है तो मैं बताऊंगा ना गलत। मैं तो कई बार मुझे लोग कहते हैं आप निष्पक्ष पत्रकार हो, मैं बोलता हूं मैं निष्पक्ष पत्रकार नहीं हूं, मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं जो सच है मैं उसके पक्ष में हूं। और मैं इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और हमेशा फैक्ट्स पे रहना चाहिए। आप किसी का पक्ष लो नहीं लो, अगर फैक्ट्स आपके खिलाफ जा रहे हैं तो आप उसको सही साबित नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको कल बताऊं, मुझे नहीं मालूम लेकिन आप में से बहुत सारे लोग शायद ध्रुव राठी के फैन होंगे, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये जो आप देखते हो ना, आए दिन भारत में कुछ इंटरनेशनल मीडिया वाले कुछ वो देते हैं, रैंकिंग देते हैं। अब बांग्लादेश की रैंकिंग हैप्पीनेस में भारत से कहीं ऊपर थी। अब उसको लेकर ध्रुव राठी का वीडियो था, कल लोग पूछ रहे थे कि भाई अगर बांग्लादेश वास्तव में इतना हैप्पी देश था तो फिर बांग्लादेश में जो हो रहा है वो क्या था? अगर भारत से हैप्पीनेस में आगे है बांग्लादेश, तो ये चीजें अगर, तो मुझे जो सही लगेगा मैं वो कहूंगा, और मैं फैक्ट्स पे कह रहा हूं। अगर मुझसे कोई ये कहेगा, कोई इंटरनेशनल एजेंसी मेरे पास सामने रिपोर्ट लेकर आएगी और कहेगी कि भारत से ज्यादा डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान में है, तो क्या मैं उसको मान लूंगा? अगर कोई ये कहेगा कि भारत से ज्यादा डेमोक्रेसी अफगानिस्तान में है या भारत से ज्यादा आजाद मीडिया अफगानिस्तान में है, तो क्या मैं इसको मान लूंगा क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा है? नहीं। मैं बताऊंगा, अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि एजेंसी जो है आपके साथ छलावा कर रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में पत्रकारिता नहीं होती है। अफगानिस्तान में गन पॉइंट पर वहां पर महिलाओं को बुर्का पहनकर सारे महिलाओं को टेलीविजन चैनल से सबसे पहले निकाल दिया था कि कोई महिला एंकर नहीं होगी। तो वहां पत्रकारिता की बात करोगे, उसको आप भारत से बेहतर बताओगे? तो एडिटर का ये काम है। लेकिन फिर कह रहा हूं, एज ए रिपोर्टर आपका काम ये नहीं है। तब आपको फैक्ट्स के साथ रहना है, आपको सिर्फ बताना है ये फैक्ट है, ये पक्ष है, इसका ये पक्ष है, आपको बताना है, दैट्स इट। एडिटर के रूप में आप बताइए, बिल्कुल बताइए, लेकिन फैक्ट्स के साथ। अगर मैं फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहा हूं तो मैं गलत कर रहा हूं, तब मैं अपने व्यूअर्स के साथ छलावा कर रहा हूं, तब मैं एथिक्स को तोड़ रहा हूं, तब मुझे जर्नलिस्ट होने का कोई हक नहीं है अगर मैं फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहा हूं। और मैंने जो किताब लिखी, मेरा विषय नहीं था लेकिन मैं बता रहा हूं, मैंने जो किताब लिखी उसमें मैंने ठोक कर सब चीजें लिखी हैं, और मैंने लोगों से कहा है, मैं ठोक के कहता हूं, मैंने कहा जो मैंने लिखा है, और मैंने नाम लेके लोगों का लिखा है, और मैं कहता हूं कि आप मुझे प्रूव कर दो कि मैं गलत हूं। अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, आप मुझे प्रूव करो। मैं तो ये मानता हूं कि भाई ये आदमी, फलाना आदमी ऐसा है, ढिमकाना आदमी ऐसा है। मैं फैक्ट्स दे रहा हूं, आप मुझे फैक्ट्स दो, मुझे फैक्ट्स से गलत प्रूव कर दो। अपने विचार से मुझे गलत मत साबित करो, फैक्ट्स के साथ मुझे गलत साबित करो, मैं मान लूंगा मेरी गलती है। तो फैक्ट्स जो है, हमेशा याद रखिए, जर्नलिस्ट बनना है आपको तो आपको फैक्ट्स के साथ रहना है, डेटा के साथ रहना है, सच के साथ रहना है। और वो सच कोई भी हो सकता है। आप जिस विचारधारा को, आप लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकते हो, आप जिस विचारधारा को मानते हो, अगर उस विचारधारा के खिलाफ फैक्ट है तो वो आपको छुपाना गलत है। आप वो फैक्ट भी देंगे, आप वो कहेंगे, आप भले ही आपकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन आपको विचारधारा अपनी जेब में रखनी चाहिए। तब अगर एक फैक्ट आ गया कि जिस विचार को आप या जिस नेता को आप सपोर्ट करते हो उसके खिलाफ कोई फैक्ट है, वो आपको देना चाहिए देश की जनता को। उसमें कहीं कोई आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सर जी सर, अवनीत कौर भाटिया। हाँ। हरफन मौला,
अशोक श्रीवास्तव सर यहाँ पे आए, ये सौभाग्य है हमारे BVI कैम्प का, और सभी स्टूडेंट्स की तरफ से धन्यवाद सर। बैठे बैठे एक बात याद आ गई, 2005 से 2018 तक रेगुलर एम्प्लॉय रही हूँ दूरदर्शन न्यूज़ की, और सर के साथ ही काम करने का मौका मिला है। मेहनत रंग लाएगी हो, जानने का हक हो। 13 नवंबर 2006 रात के 7 बजे DD1 नेशनल पर मेट्रो खबरें, और मेरा पहला लाइव सर के साथ, और लाइव था चांद नज़र आ गया है, ईद मुकर्रर हो चुकी है अरब में और भारत में कल ईद है। पहला लाइव था एज अ रिपोर्टर 2006। प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, इज्जत की बात करते हैं, उन्हें अशोक सर ने लाइव लेना है, तो अशोक सर और नीलम मैम दोनों उस टाइम थे। 2 लाइव थे, एक 7 बजे का था, एक 9 बजे का था, और जामा मस्जिद से इमाम ने अनाउंस करना होता है, उसके बाद जो है ईद मुकर्रर की जाती है। तो सर ने क्वेश्चन पूछा, तो जो हिचकिचाहट आप लोगों में नए सफ़र में जाते हुए पहला लाइव, और वो भी दूरदर्शन में नेशनल ब्रॉडकास्टर में 8 महीने इंटर्न किया, उसके बाद एम्प्लॉय हुई, और सर ने क्वेश्चन पूछा तो वहाँ पे निकल गया जी श्रीवास्तव सर जी तो उस टाइम तो कुछ नहीं, उस टाइम तो लाइव था, जी श्रीवास्तव सर जी ऐसा है वैसा है, कर मुकर्रर की गई है। तो जब हमारी टीम वापस आई, ये ज़रूरी होता है, कोई भी रिपोर्टिंग टीम जब पहुंचती है ग्राउंड पे तो उसको वापस कैमरा सबमिशन के लिए पहुंचना पड़ता है। तो सर और नीलम मैम ने मुझे बुलाया, सर को अब याद नहीं होगा शायद, सर ने बोला कि यहाँ पे सर हूँ, ऑन स्क्रीन श्रीवास्तव सर जी, नीलम मैम जी नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट बोलिएगा। और उसके बाद आरुषि मर्डर केस, निठारी में सर के साथ, निठारी केस में लाइव किया, दिल्ली ब्लास्ट हुए लगातार, उसमें सर के साथ लाइव किया मैंने। तो हमेशा से एक कहते हैं बड़ों का हाथ जो है अशोक सर, 226 रूम नंबर 2 जानने का हक, और बहुत सारे जल्दी हम सब इनको सर लेकर आएंगे दूरदर्शन न्यूज़। बिल्कुल 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 ज़रूर लेकर आइए, मोस्ट वेलकम, और हम स्वागत करेंगे। और अवनीत ने जो कहा मुझे वास्तव में याद नहीं था, लेकिन हाँ मैं सबको ये बोलता हूँ, और सही में मतलब जब आप ऑन स्क्रीन होते हैं तो फिर आपको एक अलग तरह की प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। वहाँ पर कोई सर नहीं होता, वहाँ पर कोई जी नहीं होता, वहाँ पर कोई नाम नहीं होता। और मैं हमेशा जितने यंगस्टर हैं मैं उनको बताता हूँ कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली हमको भी किसी ने सिखाया, हम भी ऐसे ही नहीं पत्रकार बने। और मैं आपको बैठ जाओ बेटा, मैं आपको एक, क्योंकि ये बात चली तो मैं आपको बताऊं मैंने पत्रकारिता कैसे सीखी थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कोई पत्रकारिता पढ़ा नहीं हूँ, पत्रकारिता जर्नलिज्म सीखने की चीज़ है। मालूम है मैं कैसे सीखा? मैंने जब ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने तय किया कि मुझे लगा कि मीडिया, उस समय अखबार ही होते थे, टेलीविज़न तो था ही नहीं। तो जब मैंने सोचा कि मुझे पत्रकार बनना है तो मैं बनारस गया, BHU, मैंने सोचा BHU से मास कम्युनिकेशन, उस समय मास कम्युनिकेशन के इतने सारे कोर्स नहीं होते थे। अच्छा ये भी मैं कह दूं, मैंने जर्नलिज्म नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं कि आज जर्नलिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है आज, क्योंकि इसमें टेक्निकल चीजें आ गई। और दूसरी बात, जब मैं जर्नलिस्ट बना था तब बहुत गिनती के लोग जर्नलिस्ट बनने के लिए आते थे, आज एक लंबी लाइन है। इसलिए जो है आज एक बेसिक वो कर दिया गया कि अगर आप जर्नलिज्म में आ रहे हैं तो फिर आपके पास एक बेसिक जो है जर्नलिज्म का, मास कम्युनिकेशन का एक डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसलिए ये जरूरी है आज, और टेक्निकल चीजें आप समझ जाते हैं। और आज की तारीख में कोई आपको सिखाने वाला नहीं बैठा हुआ है, सबसे बड़ी बात ये। एक दौर था जब लोग सिखाते थे, अब सिखाने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहां से सीख कर आना बड़ा जरूरी। तो मैं जब BHU गया पढ़ने के लिए तो वहां पर स्ट्राइक थी। तो उन्होंने बोला, मैंने पूछा कितने से, उन्होंने कहा कि करीब 1.5 महीने स्ट्राइक चलेगी। तो मैं दिल्ली वापस आ गया, मैंने कहा बनारस में क्या बैठूंगा, मैं वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई एक आलोक तोमर, अब तो दुनिया में नहीं है, वो जनसत्ता अखबार के ब्यूरो चीफ थे, काफी उस समय बड़ा नाम था, बड़े पत्रकार थे। तो मैं उनकी वाइफ को जानता था क्योंकि उनकी वाइफ भी एक मैगजीन में काम करती थी और उनके लिए मैं थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग करता था। तो जब मुझे उन्होंने आलोक जी से मिलाया तो आलोक जी ने कहा क्या करना चाहते हो? मैंने बोला जी मुझे जर्नलिस्ट बनना है। तो बोले कि उसके लिए तुम पढ़ना क्यों चाहते हो? मैंने बोला जी डिग्री डिप्लोमा हो जाएगा तो कुछ सीख जाऊंगा। तो बोले सीखना चाहते हो ना? मैंने हाँ। तो बोले अच्छा ठीक है। उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दिया। दिल्ली में, आप लोग अगर दिल्ली से जानते होंगे तो दिल्ली में एक जगह है शाहदरा और ईस्ट दिल्ली में जिसका नाम है सीमापुरी। अब तो सीमापुरी काफ़ी डेवलप हो गया। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ 30-32 साल पहले की, सीमापुरी वो इलाका था। उस वक्त सीमापुरी के बारे में खबरें आती थी कि वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं
और बहुत बहुत क्राइम होता था दिल्ली में। कोई क्राइम होता था तो ये माना जाता था कि सीमापुरी से कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करो, तुम जाओ सीमापुरी पर एक रिपोर्ट लेकर आओ। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैं यंग बिल्कुल आप लोगों की तरह, आप लोगों की एज में था। अब सीमापुरी के बारे में जो खबरें थी कि अंदर वहां ये होता है वो होता है, तमाम तरह की आशंकाएं थी। मैं गया सीमापुरी में, डरते डरते गया, 2-4 लोगों से बात करी, 5-10 लोगों से बात करी, और उसके बाद बाहर से घूम फिर के लोगों से बात करके मैंने एक रिपोर्ट लिखी। वो रिपोर्ट लिखकर मैंने आलोक जी को फोन किया, मैंने बोला मैंने रिपोर्ट लिख ली है। तो कोई नहीं, तो मैंने वो रिपोर्ट लिख ली है। तो जब मैं आलोक जी के घर गया, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया। उन्होंने घर के दरवाजे पर मुझे एंटरटेन किया, घर के अंदर नहीं घुसने दिया। उन्होंने घर के दरवाजे पर मेरी रिपोर्ट को ऐसे देखा और देखने के बाद मुझे बोले तुम्हारी रिपोर्ट बहुत बकवास है यार, कुछ मेहनत करो इसमें, जाओ दोबारा जाओ। मतलब मुझे बड़ा खराब लगा यार, पानी भी नहीं पूछा मुझे यार, ऐसे घर से भगा दिया। तो खैर मैं चला गया दोबारा। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर हिम्मत जुटा के मैं फिर गया सीमापुरी में, फिर मैं घूमा। अब पहले बार के तुलना में दूसरी बार मैं थोड़ा खुल गया था, थोड़ी ज्यादा मैंने मेहनत की, थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग में काम किया, थोड़ा ज्यादा अंदर गया, और उसके बाद रिपोर्ट को रीराइट करा। उसके बाद फिर मैं आलोक तोमर जी के घर पहुंच गया। उसके बाद फिर गया तो उन्होंने दरवाजे पे मुझे एंटरटेन किया, मेरी रिपोर्ट देखी, पन्ने वन्ने पलटे, बोले पहले से बढ़िया है, पहले से बेहतर है, लेकिन अभी मजा नहीं आया, बोले एक बार फिर जाओ। मैंने कहा यार फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया। उस वक्त तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्या बेवकूफ़ बना रहा है, पानी भी नहीं आदमी पूछता, भगा देता है। उसके बाद मैं तीसरी बार गया सीमापुरी। अब तीसरी बार तो और हिम्मत खुल गई थी, और ज़्यादा चीज़ें। फिर उसके बाद तीसरी बार मैं और अंदर गया, और चीज़ों पर डिटेलिंग में काम किया। उसके बाद मैंने फिर वो रिपोर्ट लिखी, तीसरी बार रिपोर्ट लिखी। तीसरी बार रिपोर्ट लिख के गया आलोक जी के, उन्होंने दरवाजे पर मेरी रिपोर्ट देखी और उसके बाद बोला अंदर आ जाओ। अंदर उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई, बोले जाओ तुम जर्नलिस्ट बन गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जो तुमने पहली रिपोर्ट लिखी थी और जो तुमने तीसरी रिपोर्ट लिखी, दोनों के बीच का अंतर समझ लेना। पहली रिपोर्ट पढ़ना और तीसरी रिपोर्ट पढ़ना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि अखबार में किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसे लिखा जाता है। आप यकीन करोगे, ये जो मेरा ट्रिप था, इस ट्रिप के बाद मैंने जब कभी भी जो रिपोर्ट लिखी, वो नवभारत टाइम्स जैसे उस वक्त के टॉप के अखबारों में मेरे एक एक दिन में 2-2 आर्टिकल छपते थे। मतलब जो मैं लिखता था बिना काट छाट किए पूरा का पूरा छपता था, और इस तरह से जो है मैं जर्नलिस्ट बन गया। तो ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ना, जो आप फील्ड में करते हो, वो आपको सिखा देती है, वो आपको जर्नलिस्ट बना देती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको कोई सिखाने वाला शायद ना मिले, यहां तो जरूर मिलेंगे, फील्ड की बात मैं कर रहा हूं। तो इसलिए आप जितना सीख कर जाओगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आप बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। तो जो आपको यहाँ अवसर मिल रहा है, जो आपको यहाँ पर, मुझे जैसा हुड्डा सर ने बताया कि आपको लिखने का भी मौका यहाँ मिलता है, मिलेगा आपको, बुलेटिन करने का मौका मिलेगा, तो अपनी जितनी हिचक है, जितना डर है, कैमरे को देखकर डर है, कुछ कहने, सब डर यहाँ निकाल करके फील्ड में आ जाओगे तो आप जो है एक अच्छे जर्नलिस्ट जरूर बनोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बस अपनी हिचक निकाल दो, अपना डर निकाल दो, और कुछ सीखने के लिए जो आए हो वो सीख कर यहाँ जाओगे तो आप सब जो है, आपको रोकने वाला कोई नहीं। मेरी ओर से इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हम लोग फिर ज़रूर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।